हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं हमारे यूनिट फोर्थ, और यूनिट फोर्थ है हमारा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है बच्चों? माइकोलॉजी मतलब होता है फंगस की स्टडी। अभी तक हम लोग जो थर्ड यूनिट पढ़ रहे थे उसमें हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे एल्गी की, और एल्गी की जो स्टडी है उसको हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। बिल्कुल उसी तरह हमारा यूनिट फोर्थ आज मैं यहाँ शुरुआत करने वाली हूँ, और इसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किस चीज की? फंगस की। फंगस कैसा होता है, क्या है इसके जनरल कैरेक्टर्स, किस तरह से ये ग्रो करता है, किस तरह से इसकी बॉडी दिखती है, बॉडी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, किस तरह से इसका रिप्रोडक्शन होता है, क्या है इसकी लाइफ साइकिल, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके यहाँ पे आज जानेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोग जैसा देखे ही होंगे कि जैसे मैंने यूनिट थर्ड में किया था आप लोग को, कि जहां पे मुझे आप लोग को एल्गी के बारे में बताना था, वहां पे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर में सिर्फ एक जनरल सा डिस्क्रिप्शन दिया था। बिल्कुल उसी तरह बच्चों ये भी जो यूनिट फोर्थ है, इसमें आपका ये जो पहला लेक्चर आज जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको जितनी भी जनरल चीजें हैं वो बताऊंगी, तो बिल्कुल एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों, बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है एक फंजाई का। और फंजाई जो है बच्चों, ये आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास 10th से ही आपको ये इंट्रोड्यूस करा दिया गया। इनफैक्ट क्लास 7th 8th में भी हल्का फुल्का बता दिया जाता है। तो आप लोग और बात करें थोड़े और पहले की रिसेंट की स्टडी की, तो आप लोग ने 11th में फंगस के बारे में पढ़ा होगा। डिफरेंट टाइप्स के आपने फंगस की भी स्टडी की होगी, देखा होगा कि अलग अलग टाइप के फंगस क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि कोई भी फंगस हो, कोई भी कैटेगरी का है, कुछ भी है, बट उसका एक जनरल सा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, कैसी होगी उसकी बॉडी, क्या क्या है उसके हिस्से जो अलग अलग देखने को हम इसमें मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई में। इसमें अगर हम देखें तो अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें ये जो ऊपर पार्ट का दिख रहा है ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर जो इधर देखने को मिलता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपको हमेशा देखने को किस पे मिलेगा? टिप पे देखने को मिलेगा, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ठीक। और इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो ऐसा मोटा सा स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है स्पोरेंजियम। क्या कहा जाता है? स्पोरेंजियम। तो समझ लीजिए स्पोरेंजियम क्या है? स्पोरेंजियम एक बोरा है, ठीक है, एक बोरा जिसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है। तो स्पोरेंजियम एक तरह का बोरा है इन फंगस की बॉडी के लिए, जिसके अंदर ढेर सारे स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, पटाखों की आवाज आप लोग को आ रही होगी, तो आई होप आई थिंक जब तक ये वीडियो आपके पास जाएगा तब तक तो दिवाली बीत चुकी होगी, बट फिर भी आप सभी को वेरी हैप्पी दिवाली। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अभी क्योंकि रिसेंट में अभी कल ही दिवाली जो है वो बीती है, तो आई होप आप सभी ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, है ना। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि भाई ये जो बोरा है फंगस का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम बोलते हैं। अब इस बोरे के अंदर क्या भरा होगा? इस बोरे के अंदर पाए जाते हैं ढेरों स्पोर्स। क्या पाए जाते हैं? स्पोर्स। स्पोर्स इनकी बॉडी में जो है, ये पता नहीं दिख रहा है, नहीं ये दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, स्पोर्स इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। अब स्पोर्स क्या होता है? स्पोर्स समझ लीजिए बच्चों फंगस का वो हिस्सा है जो अगर एनवायरमेंट में बाहर आ गया तो वो एक नए फंगस की बॉडी को जन्म देगा। मतलब कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं किसी भी फंगस की बॉडी के, जो कि क्षमता इतनी रखते हैं कि वो एक नई फंगस की बॉडी बना दे, वो क्षमता किसके अंदर होती है? इस स्पोरेंजियम के अंदर पाए जाने वाले गोल गोल स्ट्रक्चर्स की, जिन्हें हम कहते हैं स्पोर्स। ठीक, तो ये स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। अब इसके निचले हिस्से की इधर अगर हम ये बात करें तो ये जो पतला सा, इसको कहा जाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। और कभी भी आप जैसे फंगस देखते हैं तो आपको तो एक पतली सी शीट ही जैसा दिखता है कि ऐसा कुछ बिछा हुआ है। कई बार आपको हरे कलर का फंगस दिखता है, कई बार ब्लैक कलर का फंगस दिखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। मतलब जो आप सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, दूर से देखने में तो ऐसे एकदम पतली सी शीट जैसा जैसे बिछा हुआ पाया जाता है। चाहे कभी कभी फंगस जो है वो अचार में लग जाता है, विनेगर में पाया जाता है, कई बार आप देखते हैं ब्रेड पे लग जाता है, रोटी पे लग जाता है, सब्जी पे लग जाता है। तो हर जगह फंगस हो सकते हैं क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में फंगस हमेशा प्रेजेंट है ना। जैसे बैक्टीरिया है वो हमेशा हमारे इस एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह फंगस भी है जो कि हमारे एनवायरमेंट में हर जगह प्रेजेंट है। तो ये तो हो गई बात कि स्पोरेंजियम है जिसके अंदर ढेरों ये स्पोर्स हैं। निचला हिस्सा जो ये आपको धागे जैसा दिखता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी बोला जाता है इसे। ठीक है, तो ये जो कहीं ना कहीं आप इसको कह सकते हैं कि हाइफी वाला जो स्ट्रक्चर है
वो हमने यहाँ पे इसको कंसिडर किया है जब हम ग्रुप ऑफ फंगस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये पतला सा, इसको हमने कहा है ये हाइफी है। अब हाइफी के ऊपर जब ये स्पोरेंजियम जो है वो पैदा होता है, तो वो एक पतले से धागे में या एक पतले से ब्रांच के ऊपर पाया जाता है। इस ब्रांच को कहा जाता है स्पोरेंजियोफोर। बच्चों, ब्रांच का मतलब होता है फोर, ठीक है, या तो कहो साइंस के लैंग्वेज में फोर का मतलब होता है ब्रांच। जैसे मैं कहूं ये एक पेड़ है, तो पेड़ में ढेर सारे ब्रांचेस होते हैं और हर ब्रांच पे फल होता है। बिल्कुल उसी तरह आपको ये समझना है कि ये जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच मतलब एक होता है कि मेन ब्रांच कह लीजिए या ट्रंक कह लीजिए, जैसे कोई भी पेड़ है उसका ये एक मेन पार्ट होता है, ये इसके आगे और ये डिवाइड होता है तो और ब्रांचेस बनते हैं, और इन्हीं ब्रांचेस में एंड में आकर कभी लीव्स तो कभी फ्रूट्स, ये देखने को आपको एक पेड़ में मिलता है। बिल्कुल उसी तरह आपको समझना है कि ये जो मेन पार्ट है, ये जो मेन बॉडी है, वो आपकी फंगस के केस में क्या कहलाती है, हाइफी कहलाती है। अब हाइफी जो है इसके ऊपर क्या है, ब्रांचेस हैं, जैसे कि एक पेड़ में होता है, तो बिल्कुल इस हाइफी के ऊपर आपको ये ब्रांचेस दिखेंगे। इन ब्रांचेस को कहा जाता है स्पोरेंजियोफोर। इन फोर या इन ब्रांचेस का नाम स्पोरेंजियोफोर इसलिए पड़ा है क्योंकि इस ब्रांच के एंड में आपको स्पोरेंजियम देखने को मिलता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि ये जो ब्रांचेस है इसके हमेशा एंड पे पाया जाता है ये स्पोरेंजियम या ये बोरा, और इसी के अंदर पाए जाते हैं ढेर सारे स्पोर्स, ठीक। तो यही है पूरा एक स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगा किसी भी फंगस की बॉडी में, हाइफी, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट वो स्पोर्स। ये इतना हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी फंगस की बॉडी में, ठीक। और कई बार आप देखेंगे कि हाइफी के नीचे रूट जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है राइजोइड्स। कई बार आपने ये नाम सुना होगा, जो कि एक्चुअल में रूट नहीं होते लेकिन उसी की तरह लगभग दिखने वाले होते हैं, काम उस तरह का करते हैं, इसीलिए इनका नाम है राइजोइड्स, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ और जानते हैं फंगस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो थैलस स्ट्रक्चर की हम चलिए शुरुआत करेंगे कि थैलस मतलब वही जो मेन बॉडी है वो कितने कितने तरह की हो सकती है। तो मैंने बता दिया कि मेन जो बॉडी है उसके अंदर क्या क्या हिस्से पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये थैलस कितने तरह का हो सकता है, मतलब कि ये एक सिंगल सेल से मिलकर बना है या ढेर सारे सेल से मिलकर बना है। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे तो देखेंगे कि थैलस जो है सबसे सिंपल स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें बॉडी सिर्फ एक ही तरह के सेल से मिलकर बनी हो। तो जब एक ही तरह के सेल से मिलकर बनी होगी तो हम इस तरह के थैलस को बोलेंगे यूनिसेल्युलर थैलस। तो वो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ छोटे फंजाई, ऐसे फंजाई, लोअर फंजाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कि ऐसे फंगस जो कि बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, बहुत डेवलप्ड नहीं है। अब डेवलपमेंट का यहाँ मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब है कि प्रॉपर बॉडी में स्ट्रक्चर हो, हाइफी अच्छे से दिख रहा हो, स्पोरेंजियोफोर दिख रहा हो, स्पोरेंजियम दिख रहा हो, स्पोर्स दिख रहे हैं। अब जब वो चीज अच्छे से नहीं पाई जाती है तो हम ऐसे फंगस को बोलते हैं ये लोअर फंजाई है, ये एक फंगस के एक्चुअल कैरेक्टर को नहीं दर्शा रहे हैं। तो ये चीज है। तो जैसे इनमें किट्रीड्स बोलते हैं इनको, लोअर फंगस को, या तो किट्रीडियोमाइसिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या जो थैलस होता है ये ज्यादातर गोल होता है, पूरी तरह से स्फेरिकल होता है और एक ही सेल से मिलकर तैयार होता है। जब रिप्रोडक्शन की बारी आती है तो यहाँ पे ये ढेर सारे अलग अलग सेल्स बनाता है, चाहे ये सेल्स असेक्सुअल सेल्स हो चाहे ये सेल्स सेक्सुअल सेल्स हो, ठीक है। और ऐसे फंजाई को हम लोग क्या बोलते हैं, होलोकार्पिक बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे कहा जाता है कि ऐसे फंगस जो कि एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करें तो उनको होलोकार्पिक कहते हैं, जहाँ पे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज जो है ये एक ही तरह से डू नॉट टुगेदर शो इन द सेम थैलस, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे ये देखने को हमें मिलता है कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मतलब जो आगे क्षमता रखेगा कि एक नई बॉडी बनाने की, और जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, वेजिटेटिव फेज का मतलब बच्चों जब आपको वो फंगस नॉर्मली बिना रिप्रोडक्शन के जरिए वो आपको कैसा दिख रहा है, तो वो उसका वेजिटेटिव फेज होता है। तो ऐसे टाइप के फंगस जो होलोकार्पिक होते हैं, ठीक है, तो इस टाइप में जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज देखने को मिलेगा आपको फंगस में, ये क्या होता है, डू नॉट ऑकर टुगेदर, ये एक ही समय पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक समय आएगा जब आपको वेजिटेटिव फेज देखने को मिलेगा, दूसरा समय आएगा जब आपको रिप्रोडक्टिव फेज देखने को मिलेगा, ये चीजें रहती है। दूसरे टाइप के थैलस में आते हैं बच्चों फिलामेंटस थैलस। फिलामेंट्स मतलब जैसे आपने एल्गी में पढ़ा था बच्चों, तो वहां पे आपने क्या देखा था कि कोई एक सेल है, उसके ऊपर दूसरी सेल, उसके ऊपर तीसरी सेल, चौथी सेल, इस तरह से एक के ऊपर एक सेल्स का एक के ऊपर एक अरेंज हो जाना, इसी को हम लोग कहते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर। एक हो गया सिर्फ एक सेल है,
तो उसे हमने कहा यूनिसेलुलर थैलस। अब जब एक ही के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता जा रहा है तो हम उसको फिलामेंटस स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे आपने एल्गी में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह फंगस की बॉडी में भी होता है। तो यहाँ पे थैलस जो है फिलामेंटस होता है, जिसमें किससे मिलकर बना है, हाइफी से। और बच्चों मैं हाइफी के बारे में बता चुकी हूँ कि हाइफी जो है वो ऐसा धागे जैसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये ढेर सारे स्पोरेंजियम पाए जाते हैं, और इनके छोटे छोटे और जो ब्रांचेस हाइफी के ऊपर पाए जाते हैं उन्हीं को हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे हाइफी जो है एक साथ झुंड में एक नेटवर्क बनाते हुए, जाल बनाते हुए आपको देखेंगे, और इसी नेटवर्क को हम कहते हैं माइसीलियम। अब बच्चों देखिए आपको एक नया टर्म देखने को मिला, माइसीलियम। अभी तक तो आपने पढ़ा कि जो ब्रांच है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम पाया जाता है उसे हमने हाइफी कहा, या सब ब्रांचेस को स्पोरेंजियोफोर कहा। लेकिन अभी आपको एक नया वर्ड मिला, माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या होता है? अब सपोज करिए कि ये एक स्पोरेंजियम है, ये दूसरा स्पोरेंजियम है, जो सबके सब क्या है, हाइफी पे प्रेजेंट है। अब कभी भी ये होगा कि बच्चों ढेर सारे, कोई एक हाइफी तो एक फंगस तो कहीं प्रेजेंट होगा नहीं, कहीं पे भी फंगस लगा है तो वहां पे ढेर सारे आपको हाइफी देखने को मिलेंगे ना, ढेर सारे स्पोरेंजियम देखने को मिलेंगे। इसी ग्रुप ऑफ हाइफी को, मतलब झुंड जो होता है हाइफी का, ग्रुप ऑफ हाइफी क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ हाइफी ही कहलाता है आपका माइसीलियम। क्लियर है? ये दिमाग में बैठा लेंगे। माइसीलियम क्या है? जहां पे हाइफी का झुंड हो। मतलब दूसरे आम शब्दों में मैं कहूं, जैसे मैंने इसको कंपेयर किया है अभी तक प्लांट से, तो मैंने कहा कि प्लांट का एक मेन ट्रंक होता है, उसके और ब्रांचेस निकलते हैं। मैं कहूं यहाँ पे ढेर सारे पेड़ आ गए, तो ढेर सारे पेड़ जब एक साथ आप देख पा रहे हैं एक ही जगह पे, तब उसको हम एक पेड़ ना कह के उसे हम माइसीलियम कह रहे हैं। जैसा हमने फंगस में देखा है कि फंगस में एक ही बॉडी नहीं है, ऐसी ढेरों बॉडी है जो एक जगह प्रेजेंट है, तो इसी ग्रुप ऑफ हाइफी को हम माइसीलियम कहते हैं। अब यहाँ पे जो हाइफी है ये हाइलीन भी हो सकती है, या अलग अलग कलर में भी पाई जा सकती है। मतलब एक ही कलर की भी हो सकती है, अलग अलग कलर्स में भी ये प्रेजेंट है। हर हाइफी जो है इसका ओवरऑल लेंथ और जो डायमीटर है बहुत छोटा होगा बच्चों, या तो आपको नेकेड आई से, खुली आंखों से दिखेगा भी नहीं ये हाइफी, बस एक तरह दिखेगा कि हाँ एक परत जमी है फंगस की, ये तो दिखेगा आपको आंखों से। लेकिन कभी भी आप ये नहीं देख पाएंगे कि इनके जो हाइफी है इसकी लेंथ क्या होती है। तो वो जो लेंथ है वो 0.5 से लेके 1 मिलीमीटर तक की इनकी साइज होती है, इनके हाइफी की। ठीक है, तो ये हो गया थैलस बॉडी के थोड़ा सा बारे में। आगे आते हैं बच्चों, कुछ ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, तभी मैं आगे जब आप लोग को इनके अलग अलग टाइप्स के बारे में बताऊंगी ना, तब मैं ये टेक्निकल टर्म यूज करूंगी, माइसीलियम, हाइफी। तो उस पॉइंट पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि ये हाइफी क्या है, ये माइसीलियम क्या है, इस सब के लिए क्लास मैंने रखी है कि ये आपको जनरल कैरेक्टर पहले क्लास में क्लियर हो जाए, ताकि जब हम आगे बढ़े तो हम ये सारी चीजें जब डिस्कस करने लगेंगे तो क्लास हमारी बड़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैंने सोच के रखा था कि मैं पहली क्लास में सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी। ये तो आप लोग को 11th में ही बताया गया होगा माइसीलियम क्या है, फी क्या है, बट स्टिल मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो 11th 12th सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि कम से कम आपको फर्स्ट क्लास में ये टेक्निकल टर्म्स तो पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों अब देखिए टर्म आता है कि हाइफी कितने तरह के होते हैं। ठीक है, हमने जाना भाई कि जो हाइफी है इनका जो ग्रुप है इसको हम माइसीलियम कहते हैं, ढेर सारे जब ये झुंड में पाए जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि इनका जो ये हाइफी है, इस हाइफी में कई बार ऐसा होता है कि वॉल पाया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि ये वॉल नहीं पाया जाता है। अब कभी भी हम अगर एक हाइफी की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि इसमें क्या होगा कि इसके अंदर भी तो साइटोप्लाज्म है भाई, ये भी तो एक तरह का सेल है, तो सेल है तो अंदर क्या भरा होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म है तो न्यूक्लियस जरूर होगा, होगा कि नहीं। और न्यूक्लियस जब बन जाता है बच्चों तो तुरंत इसके बाद सेल वॉल बनता है। तो कई बार ऐसा होगा आपको कि एक ही हाइफी के अंदर आपको ढेर सारे सेल्स दिख जाएंगे, क्योंकि भाई जैसे ही न्यूक्लियस रहा, साइटोप्लाज्म भी भरा है, तुरंत सेल वॉल बनना शुरू हो जाती है, जिसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरह से कैरियोकाइनेसिस होता है, जहाँ पे कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है बच्चों, तो न्यूक्लियस डिवीजन करता है तो ढेरों न्यूक्लियस बन जाते हैं। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसमें एक ही सेल जो है कि साइटोप्लाज्म जो है वो कई हिस्से में बढ़ जाता है। और साइटोप्लाज्म को बांटने का मतलब क्या है कि एक ही साइटोप्लाज्म में ढेर सारे आपने वॉल खड़ा कर दिया। ठीक, अब यही से रिलेटेड आपका ये टर्म आपको देखने को मिलेगा कि ये असेप्टेट हाइफी क्या होता है और ये सेप्टेट हाइफी क्या होता है।
ठीक है, ये चीज आपको पता चलेगी। तो असेप्टेट क्या होता है बच्चों, तभी भी आपको बायोलॉजी में किसी वर्ड के आगे अ दिखे, जैसे सेप्टेट एक वर्ड है, इसके आगे आपको एक वर्ड दिख रहा है असेप्टेट दिख रहा है, इधर देखिए साथ साथ लिखा है, नॉन सेप्टेट भी लिखा है, बट कई एग्जाम में आपको ज्यादातर असेप्टेट लिखा रहेगा, क्योंकि नॉन सेप्टेट तो आप समझ जाएंगे, नॉन मतलब वो चीज नहीं है, ठीक है, तो कई लेकिन लिखा रहता है असेप्टेड ज्यादा, तो मतलब वो चीज एब्सेंट है, से एब्सेंट याद रख लेंगे, कोई भी जगह हो, कहीं पे भी कोई भी टर्म उसके आगे अगर लिखा है, मतलब समझ लीजिए वो चीज उस चीज में एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले टाइप के हाइफी की बात की गई है, इसमें ये कहा गया है कि जो पूरा हाइफी है ना, इसमें सेप्टेट नहीं है। ये सेप्टा का मतलब क्या होता है, सेप्टा का मतलब होता है बच्चों वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल मतलब ये सेप्टा, सेप्टा का ये मीनिंग होता है सेल वॉल, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कैसा मैंने हाइफी बनाया है, जिसमें पहले तो साइटोप्लाज्म है, दूसरा उसके अंदर ढेरों न्यूक्लियस है, और तीसरा इसमें सेल वॉल भी बना है। बट अगर मैं इसी में एक दूसरी कंडीशन डाल दूं जहां पे मैं ये सेल वॉल ना बनाऊं, चलो मान लेते हैं कि ये एक हाइफी था, ये स्पोरेंजियम था, नीचे इसमें साइटोप्लाज्म भरा, इस हाइफी में न्यूक्लियस भी बने ढेर सारे, लेकिन सेल वॉल नहीं बना। और जब सेल वॉल नहीं बना तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसे रह गए, असेप्टेट रह गए, ठीक है। तो सेल वॉल जब नहीं बनता है मतलब सेप्टा नहीं बना, सेल वॉल का दूसरा नाम सेप्टा है, तो वो चीज जब नहीं बन रही है तो हम ऐसे हाइफी को बोलेंगे कि ये असेप्टेट है, मतलब ऐसे हाइफी में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, बट सेल वॉल नहीं बना है, बस एकदम सिंपल यही है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं, आप लोग को आगे फंगस पढ़ने हैं क्लासिफिकेशन में, जिसमें हम पढ़ेंगे, जैसे स्टार्टिंग में आपको oomaइसीटीज, जाइगोमाइसीटीज ये सब देखने को मिलेगा। ये ऐसे ग्रुप हैं फंगस के जिसमें यहाँ पे जो माइसीलियम है इसमें ढेर सारा न्यूक्लियाई है, मतलब ढेरों न्यूक्लियस है, एक ही, लेकिन कहा सबके सब कहाँ है, एक ही साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है, देखो कॉमन साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो एक ही साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जैसे फाइकोमाइसीटीज में, ये भी एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम सिनोसिटिक भी बोलते हैं। एक तो हम नाम देते हैं कि भाई ऐसा हाइफी जिसमें सेल वॉल नहीं बना है उसे हम असेप्टेट कहते हैं, और इस कंडीशन को दूसरा नाम क्या देते हैं, इस कंडीशन का दूसरा नाम है सिनोसिटिक। तो बच्चों अभी तक देखो 3-4 टेक्निकल टर्म मिल गए, अभी सबका आपको काम है कि आप अगर याद है तो बढ़िया बढ़िया बात, नहीं याद है तो सभी को एक जगह लिख लेंगे। जैसे अभी आपको शुरुआत में क्या देखने को मिला, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोफोर हाइफी, उसके बाद ग्रुप ऑफ हाइफी पढ़ा जिसे हमने माइसीलियम बोला। अब इसके बाद आपको इधर नया टर्म मिला सिनोसिटिक, तो ये अब याद रखना है, इसका मतलब क्या है कि सेप्टा नहीं होना हाइफी में, असेप्टेट कंडीशन होना, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि बाद में ये सेप्टा बनता भी है जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, बट शुरुआती तौर पे देखा जाए तो ये सेप्टा जब नहीं बना रहेगा तो उसे हम असेप्टेट या सिनोसिटिक कंडीशन कहेंगे। अब दूसरा आता है सेप्टेट, तो आप इससे ये कंपेयर करके अब तो समझ ही गए होंगे कि अगर असेप्टेट लिखा है मतलब सेल वॉल नहीं बना हाइफी में, और अगर यहाँ पे सेप्टेट हाइफी लिखा है इसका मतलब इस हाइफी में सेल वॉल है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एस्कोमाइकोटिना, जो आपको आगे देखने को मिलेगा, ओमाइसिटीज है, जाइगोमाइसिटीज के आगे आप बढ़ेंगे तो 11th की बुक उठाएंगे, आपको आई थिंक इतना भी नहीं होगा कि आपको ये सुना सुना नहीं लग रहा होगा, आपने सुना होगा ये टर्म, 11th की बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। अभी मैंने जैसे आप लोग को लाइकेनिक यूनिट पढ़ा है उसमें मैंने इसका हल्का जिक्र किया था कि ये जाइगो, एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो क्या होता है, फंगस है, मैंने बताया था। लाइकेंस क्या था, एल्गी और फंजाई का एक एसोसिएशन था, एक पार्टनरशिप थी, वहां पे मैंने इसका जिक्र किया है, जितने लोग ने अगर वो यूनिट देखी होगी उन्हें पता होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब अब देखते हैं हम, ये है कि शुरुआती जो फंगस हैं, लोअर फंगस जो है, उनमें ये वाली कंडीशन होती है, मतलब इनके हाइफी में सेल वॉल नहीं होता है, बट जैसे जैसे हम फंगस में आगे बढ़ते हैं हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है कि इसी साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे ये सेल वॉल बनना शुरू हो जाता है, और जब सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगा तब हम उसी को हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो हाइफी है ये सेप्टेट हो गया है, ठीक है। तो एस्कोमाइकोटिना, ड्यूट्रोमाइकोटिना, ये सब में क्या होता है कि जो हाइफी है उसमें वॉल बना रहता है, और जो हाइफल सेगमेंट्स होते हैं इनके अंदर 1, 2 या उससे ज्यादा न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेप्टेट हाइफी। अब आते हैं तीसरे कंडीशन पे या तीसरे टॉपिक पे, सेल वॉल के बारे में। तो आई थिंक इतना ही जानना था बच्चों, इनके बॉडी के बारे में, आपको थैलस बॉडी के बारे में यही जानना था, बॉडी में है क्या क्या, उसके अलावा हाइफी कैसा है, सेल वॉल है कि नहीं, असेप्टेट और सेप्टेट, उसके अलावा ग्रुप ऑफ हाइफी को क्या कहते हैं, तो हमने देख लिया माइसीलियम। इतना ही जानना है आपको इसके पूरे बॉडी या थैलस के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो हमें एक नया टर्म मिलता है इनके सेल वॉल के बारे में, क्वेश्चन यहाँ से क्योंकि बनता है
कि जो फंगस का सेल वॉल है, देखिए यहाँ सेल वॉल बना ना, तो इनका जो सेल वॉल है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि द सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ व्हिच कंपोनेंट, किस कंपोनेंट से मिलकर एक फंगस का सेल वॉल तैयार होता है, किससे मिलकर, क्या वो केमिकल है जिनसे मिलकर फंगस की सेल वॉल तैयार होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेल वॉल जो है बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम कहें कि सेल वॉल सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है वो फंक्शन कि वो सेल को बचाता है, हमेशा फंक्शन उसका एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो हमेशा प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सेल को एक शेप देता है, क्योंकि अगर आप उस सेल में से वॉल निकाल दें तो उसका शेप ऐसा बिल्कुल भी कह सकते हैं एक डिफाइंड शेप नहीं होता, कैसा भी शेप ले लेगा वो, क्योंकि उसको शेप देने वाला सेल को वो सेल वॉल होता है। और अगर हम सेल वॉल ही निकाल लें तो सेल का कोई एक स्पेसिफिक शेप जो है वो तो रह ही नहीं जाएगा। तो ये चीज रहती है। तो वॉल जो है ये कहीं ना कहीं प्रोटोप्लास्ट और एनवायरनमेंट के बीच में एक इंटरफेस का जो है वो काम करता है। तो जैसे मैंने बताया था बच्चों कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, एक ऐसा सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट और बाहरी वॉल जो ये कहीं ना कहीं वॉल जो है वो प्रोटोप्लास्ट और बाहरी एनवायरनमेंट के बीच में कह सकते हैं इंटरफेस का काम करता है। ये प्रोटेक्ट करता है सेल को, ये भी बता चुकी हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ऑस्मोटिक लिसिस होता है, लिसिस का मतलब होता है बच्चों सेल का सिकुड़ जाना। तो वो जब ऑस्मोसिस होता है, ज्यादातर ऐसा ऑस्मोसिस जिसमें पानी सेल के बाहर निकल जाए, तो ऐसे में सेल क्या वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, लिसिस हो जाती है उसकी। तो कहीं ना कहीं ये ऑस्मोटिक लिसिस होने से बचाता है। और कहीं ना कहीं मेटाबोलाइट्स ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म ये भी काम करता है कि एक बाइंडिंग साइट भी देता है, एक ऐसा जगह देता है जहां पे बाकी एंजाइम उस सेल से जुड़ पाते हैं। जैसे आप सेल के बारे में पढ़े होंगे बच्चों कि कोई भी जैसे सेल है, ठीक है, तो इसका जो वॉल होता है ना, ये वो जगह होती है ना जहाँ पे ढेरों एंजाइम आकर इस पे जुड़ते हैं और बहुत सारे अलग अलग काम है जो सेल के अंदर होने होते हैं, उन काम को पूरा करते हैं। तो बहुत सारे काम सेल वॉल के होते हैं। सेल वॉल के कॉम्पोजिशन की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक जगह चाहिए तो लिख लीजिएगा, ठीक है। वो ये है बच्चों कि आप देखेंगे इसमें कि चलो, तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो फंगस का जो सेल वॉल होता है वो क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। इसको सेल्यूलोज सिर्फ ना बोल के फंगल सेल्यूलोज भी बोलते हैं, क्योंकि फंगस की बॉडी में ये फंगस का सेल्यूलोज होता है, फंगस के सेल वॉल का सेल्यूलोज होता है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो प्लांट्स का सेल वॉल होता है वो भी सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। लेकिन इनका भी क्या होता है कि फंगस की जो सेल वॉल होते हैं वो भी सेल्यूलोज से ही मिलकर तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं बच्चों फंगस टिश्यू के बारे में, मतलब अब उनकी फिर से एक बॉडी के बारे में बात हो रही है, अंदर के सेल और टिश्यू के बारे में बात हो रही है। तो इसको जरा चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो फंगस का टिश्यू है, मतलब फंगस के बॉडी के अंदर में जो अलग अलग स्ट्रक्चर है जो पाए जा रहे हैं, उसको हम कहीं ना कहीं टिश्यू कह रहे हैं। क्योंकि भाई टिश्यू किससे तैयार होता है, जब सेल्स जो है वो इकट्ठा होना शुरू करते हैं, उनके ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, है ना। तो ये चीज है। तो फंगस का जो माइसीलियम है वो यहाँ पे कैसा होता है, माइसीलियम हम पढ़ चुके हैं बच्चों, मास ऑफ हाइफी है, ग्रुप ऑफ हाइफी को माइसीलियम कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फंगस की बॉडी के अंदर ये आराम आराम से, बहुत सुलझे हुए तो नहीं हो सकते, उलझे हुए रहते हैं इस तरह से, और लाइटली लूजली, बहुत ज्यादा पास पास ना होके इस तरह से ये अरेंज है। कैसे भी देखिए, ये हाइफी देखिए सबका मैंने ग्रुप कर दिया इधर, तो देख रहे हैं एक जैसे ऐसे नेटवर्क जैसा बन गया, एक जाल जैसा इधर बन गया। इसमें है क्या, बस मैंने ढेर सारा हाइफी और स्पोरेंजियम बनाया। तो यही चीज इधर कह रहा है कि जो फंगस टिश्यू है इसके बारे में मतलब यही है कि हम माइसीलियम का जिक्र करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक नेटवर्क बनाते रहते हैं, और इस सर्टेन स्टेज इनका देखा जाए तो ज्यादातर फंगस का जो माइसीलियम होता है वो कैसा हो जाता है, लूजली या कॉम्पैक्टली टिश्यू के अंदर ये देखने को मिलता है। मतलब कई बार ऐसा होगा कि ये टिश्यू आपको जैसा यहाँ लग रहा है ना कि बीच बीच में जगह है, तो जब जगह होती है तो हम कहते हैं कि लूज अरेंजमेंट है। और अगर मैं यही ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दूं जिसमें काफी पास पास अरेंज हो, काफी पास पास, ठीक है, तो ऐसे में मैं क्या करूंगी कि ये वाला जो फंगस टिश्यू है ये काफी कॉम्पैक्ट है, काफी एक दूसरे में पास पास ये पाया जा रहा है। तो एक जगह ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां लूज अरेंजमेंट होता है, कई जगह ऐसे होते हैं जहां काफी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। और ये लूज हाइफी जो है वो ज्यादातर थैलस की जो बॉडी है उसको बनाता है, लूज टिश्यू ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक।
अब यहाँ पे हम जानते हैं बच्चों कि कोई भी प्लांट सेल है, तो जैसे आपने लोअर क्लासेस में प्लांट सेल, एनिमल सेल पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट सेल है उसकी पूरी बॉडी ज्यादातर पैरेन्काइमा से मिलकर बनती है। पढ़ा था हमने, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि प्रोजेनकाइमा और स्यूडो पैरेन्काइमा, इनसे मिलकर एक फंगस टिश्यू या एक फंगस की बॉडी तैयार होती है। पैरेन्काइमा जैसे ही है, बट कुछ तो टेक्निकल टर्म इधर बदला है। जैसे देखिए इधर प्रोजेन है, ठीक है, इधर देखिए तो स्यूडो पैरेन्काइमा है। तो स्यूडो का मतलब तो समझ लीजिए बायो की लैंग्वेज में होता है फॉल्स, एक गलत तरह का पैरेन्काइमा है, मतलब वो एक्चुअल में पैरेन्काइमा नहीं है, उनसे मिलकर इनकी बॉडीज बनी हुई है। तो यही ढेर सारे क्या करते हैं, ये जो डिफरेंट टाइप्स के पैरेन्काइमा है, इन्हीं से मिलकर सोमैटिक या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इस फंगस के टिश्यू से तैयार होते हैं। इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन है बच्चों? ये स्पोरेंजियम के अंदर पाए जाने वाले ढेर सारे छोटे छोटे स्पोर्स, ठीक है। तो इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनना है, या तो इनका आपका सिंपली इनका सोमैटिक स्ट्रक्चर बनाना है। मतलब सोमैटिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है बच्चों जो रिप्रोडक्शन में अपना कोई भी रोल नहीं निभाता। तो जैसे हमारी बॉडी की आप बात करें तो हम लोग की बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक एक रिप्रोडक्टिव। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स को मेल्स में हम स्पर्म कहते हैं, फीमेल्स में हम ओवा या एग कहते हैं। सोमैटिक सेल्स क्या है? या हाथ पैर मुंह के हर जगह के जो सेल्स हैं उनको सोमैटिक सेल्स कहेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह फंगस की बॉडी में भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उन्हें हम कहेंगे कि वो सोमैटिक सेल्स हैं। और जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि एक लौता स्पोरेंजियम और स्पोर है, तो भाई उन्हें हम कहेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। तो भाई ये जो रिप्रोडक्टिव सेल हुआ या सोमैटिक सेल हुआ, ये सब ये स्यूडो पैरेन्काइमा वगैरह से और प्रोजेनकाइमा से मिलकर तैयार होता है, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर, सोमैटिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये है यहाँ पे स्ट्रोमा या स्ट्रोमेटा भी कहते हैं, और स्क्लेरोशियम ये भी देखने को मिला। अभी मैं इनके बारे में जिक्र करूंगी, टेंशन नहीं लेंगे कि ये इनकी बॉडी में कैसे क्या बनता है, ठीक है। तो ये सोमैटिक स्ट्रक्चर है, मतलब ये ऐसे स्ट्रक्चर है बच्चों जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, मतलब इनसे आगे एक नई बॉडी नहीं बनने वाली, लेकिन ये स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में, फंगस की बॉडी में पाए जाते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, स्ट्रोमेटा क्या है, स्क्लेरोशियम क्या है, राइजोइड्स क्या है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और एप्रेसोरियम क्या है, हॉस्टोरिया क्या है, अभी इन सब के बारे में मैं बताऊंगी। ये सब सोमैटिक स्ट्रक्चर है एक तरह से, ठीक। तो स्ट्रोमा जो है ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एक कह सकते हैं मैट्रेस जैसे बिछी हुई हो, जैसे कि आप कहते हैं कालीन वगैरह जो बिछी रहती है, उस तरह से मैट्रेस जैसा देखने को मिलता है, जहां पे ढेर सारे फ्रक्टिफिकेशंस होते हैं। अब देखिए एक नया वर्ड मिला, फ्रक्टिफिकेशन क्या होता है? तो फ्रक्टिफिकेशन में देखिए एक वर्ड छुपा है, फ्रूट, फ्रुक्टिफिकेशन। फ्रूट्स कहाँ बनते हैं? तो अभी जैसे इसको मैं एक सिंपल प्लांट से कंपेयर कर दूं, तो प्लांट में फ्रूट्स कहाँ बनते हैं? जहां ब्रांचेस है उसके एकदम टिप पे। तो ये बताइए, अब मैं इसी को फंगस से कंपेयर करूं तो फंगस के बॉडी के टिप पे कौन है? स्पोरेंजियम। तो जो स्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोर बनता है, उन्हीं जगह को फ्रक्टिफिकेशंस कहते हैं, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे ये ज्यादातर यही स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे फ्रक्टिफिकेशंस जो है जनरली बनते हैं। मतलब ये स्क्लेरोशिया वगैरह ये वो हिस्सा होता है इनकी बॉडी में फंगस के, जहां जिनके ऊपर स्पोरेंजियम या स्पोर बनने वाले हैं, उन्हीं के ऊपर पनपते हैं ये, ठीक है, ये रहता है। तो स्क्लेरोशियम जो है काफी हार्ड रेजिस्टेंट बॉडी होती है, जो तब बनती है जब फंगस के लिए बाहरी इन्वायरमेंट उसके लिए अनुकूल नहीं होता, अनफेवरेबल होता है, तब इनकी बॉडी में एक हार्ड मास स्ट्रक्चर बनता है और इसी को कहा जाता है स्क्लेरोशियम। याद रखिएगा इसको। और ये कई बार ऐसा होता है कि भाई अब ऐसी इन्वायरमेंट बन रहा है जो इनके लिए अनुकूल नहीं है, तो ये इसके अंदर वो क्षमता तो होगी ना कि ये सह ले जाए। तो ये ज्यादातर कैसा रहता है? डोरमेंट रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं दिखाता। जब इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर नहीं है, जब इसके अकॉर्डिंग सब कुछ बाहरी इन्वायरमेंट नहीं है, तब ये आराम फरमाता है, कोई एक्टिविटी नहीं दिखाता। तो उस ना एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले स्टेज को हम कहते हैं डोरमेंट स्टेज रहना, कोई कुछ नहीं कर रहा है, लॉन्ग पीरियड्स बहुत समय तक ऐसे रह सकता है, और तब जर्मिनेट करेगा, तब एक नई बॉडी बनाएगा जब वापस से इसको एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी। तो इस तरह से जो फंगस है इसके बॉडी में हमने देखा कि कैसे इसकी थैलस बॉडी है, कैसे इसके अंदर अलग अलग कह सकते हैं हाइफी क्या है, माइसीलियम क्या है, सब हमने जाना। इनका सेल कैसा होता है, सेल वॉल किसका बना होता है, ये हमने जाना। अब हम आगे फंगल टिश्यू में, जिससे हम आगे बढ़ेंगे कि ये सोमैटिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या है। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि कौन कौन से वो स्पेशल तरह के सोमैटिक स्ट्रक्चर हैं जो एक फंगस की बॉडी में तैयार होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे कि राइजोइड्स क्या होता है, राइजोमॉर्फ्स क्या होता है, ठीक, ये सब है। उसके अलावा एप्रेसोरिया क्या है, हॉस्टोरिया क्या है,
हाइफल ट्रैप स्टोमेटा, ये सब अलग अलग 3-4 गिने चुने ही, बहुत ज्यादा मैंने आप लोग को नहीं रखा है इधर अलग अलग सोमैटिक स्ट्रक्चर, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो रिप्रोडक्टिव सोमैटिक स्ट्रक्चर है उनके बारे में हम एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। तो उसका टेंशन यहाँ पे नहीं लेंगे कि मैम आया कैसे आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, जितना बता रही हूँ बच्चों उसी में से आएगा, जो भी आएगा, बाहर से कुछ नहीं आने वाला, इसकी गारंटी मैं देती हूँ, ठीक है। चलो, तो कुछ स्पेशल तरह के जो सोमैटिक स्ट्रक्चर किसी भी फंगस के टिश्यू में, किसी भी फंगस के थैलस में, किसी भी फंगस के बॉडी में देखने को मिलते हैं, वो क्या क्या है, नाम क्या क्या है, जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। राइजोइड्स, राइजोमॉर्फ, एप्रेसोरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्रेसोरिया, हॉस्टोरिया, यहाँ से क्वेश्चन आप मान के चलिए कि पूछेगा ही पूछेगा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है बच्चों राइजोइड्स। तो राइजोइड्स क्या होते हैं, जैसे आपने एकदम शुरुआत में अगर मैं कहूँ तो वहां पे आपने राइजोइड्स देखा है ना, कहाँ देखा था, ये देखिए हाइफी के नीचे में मैंने कहा था रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड्स कहते हैं। काम वही है जो एक रूट का होता है प्लांट में। कैसा काम, ये पूरी तरह से इनकी पूरी बॉडी को एक जगह स्थिर रखता है, वहां पकड़ बनाए रखता है, तो यही काम यहाँ पे भी है, एंकर कर रहा है फंगस को सबस्ट्रेटम से, मतलब जिसकी सरफेस के ऊपर ये उग रहे हैं फंगस की बॉडी, उससे इनको जोड़ के रखते हैं, जो कि काम रूट वही करता है ना प्लांट्स में, तो वही काम इधर भी। और कहीं ना कहीं रूट्स एक और काम करता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है कि न्यूट्रिएंट्स जो भी मिट्टी में है उनको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर काम चलते हैं। तो यहाँ पे अब देख लीजिए, तो कुछ स्पेशलाइज्ड अलग अलग सोमैटिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या है। सबसे पहले राइजोइड है। तो राइजोइड्स कैसे होते हैं, राइजोइड्स वही अभी मैंने जैसे दिखाया रूट जैसे स्ट्रक्चर। राइजोइड का मतलब आपको दिमाग में रखना है रूट, ठीक है, और जो काम भी है वो भी रूट का है, तो कुछ नया आपको नहीं जानना है। राइजोइड रूट के लगभग इक्वल है, चाहे वो स्ट्रक्चर की बात हो चाहे वो उनके काम की बात हो, तो एकदम सिंपल है ये वाला तो सोमैटिक स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो ये रूट जैसे है, ब्रांच होते हैं, और जनरली कहाँ पे बनते हैं, बेस थैलस का, जहां मतलब जो बॉडी का निचला हिस्सा है वहां ये बनते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, यूनिसेल्युलर बॉडी में भी पाए जाएंगे, फिलामेंटस या माइसीलियल बॉडी वगैरह में भी पाए जाएंगे। यूनिसेलुलर बॉडी जैसे राइजोफीडियम है, और माइसीलियल जैसे कि राइजोपस है। राइजोपस बच्चों ब्रेड मोल्ड को कहते हैं, ब्रेड पे जो आप फंगस लग जाता है ना उसको कहा जाता है। राइजोइड्स का फंक्शन क्या है, फंक्शन क्वेश्चन करके पूछता है कि फंक्शंस ऑफ राइजोइड्स आर, चार ऑप्शन दे देगा, आपको पता होना चाहिए। काम वही है जो रूट का है, मतलब कि एक तो एंकरिंग करना, या एंकरिंग करने का मतलब क्या होता है बच्चों, सपोर्ट देना। तो बॉडी को एक तो ये सपोर्ट देते हैं, और दूसरा ये एब्जॉर्ब करते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे कहाँ होंगे, सबस्ट्रेटम पे, जिसके ऊपर भी फंगस लगा है, वहां से सारा न्यूट्रिशन लेकर अब पूरी बॉडी को अपने दे देते हैं। तो यही दो काम है राइजोइड्स का। दूसरे पे आते हैं राइजोमॉर्फ्स। अब देखो इसको थोड़ा तोड़ते हैं इस वर्ड को, तो आपको और अच्छे से ही समझ आएगा। राइजोमॉर्फ्स, ठीक है। मॉर्फ मतलब क्या होता है बच्चों, मॉर्फ का मतलब होता है बायो के लैंग्वेज में एक्सटर्नल फीचर, बाहर से देखने में कैसा है, और मॉर्फ का उल्टा होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। अब जैसे मॉर्फोलॉजी, मतलब जैसे मैं प्लांट की मॉर्फोलॉजी बात करूं, मतलब उसका लीफ कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है, कलर कैसा है, स्टेम कैसा है, वुडी है, ग्रीन है, ये होता है बाहरी स्ट्रक्चर। तो बाहरी स्ट्रक्चर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मॉर्फ। तो यहाँ पे देखिए शुरू में क्या लिखा है, राइजोमॉर्फ। राइजो का मतलब क्या होता है बच्चों, अगेन वही है राइजोइड्स। राइजोइड मतलब क्या था, रूट था। रूट जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स को हम राइजोमॉर्फ्स कहते हैं। मॉर्फ मतलब मॉर्फोलॉजी, बाहरी एक्सपीरियंस, बाहरी अपीयरेंस, एक्सपीरियंस क्या है, बाहरी अपीयरेंस, ठीक है। तो बाहर से देखने में जो रूट है वो जैसा दिखता है, उन्हीं के जैसे दिखने वाले ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं राइजोमॉर्फ्स। ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, इसको अगर मैं अभी जूम इन करूं तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ये रूट ही है, बट एक्चुअल में ये फंगस है बच्चों, ठीक है। ये देखिए ये एक तरह का फंगस है, और फंगस जिस तरह से ये स्ट्रक्चर देखिए बनाया, ऐसा लग रहा है किसी भी पेड़ की ये जड़ें हैं, बट एक्चुअल में ये फंगस है। कई बार देखेंगे तो ये पत्थरों पे, अलग अलग तरह के सबस्ट्रेटम पे, मिट्टियों में, ये सब जगह पे ये राइजोमॉर्फ्स पाए जाते हैं, रूट जैसे दिखने वाले ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इन्हीं को हम राइजोमॉर्फ्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, अच्छा कुछ बच्चों को, जैसे मैंने देख रही थी शुरुआत में, फॉन्ट साइज की बड़ी दिक्कत थी, मैम दिख नहीं रहा है क्लियरली पीडीएफ वगैरह। आई होप मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, आई होप आप समझ में आ रहा होगा, क्लियरली सबको दिख रहा होगा। तो जो जिन बच्चों को दिक्कत थी वो एक बार जरूर कमेंट करके मुझे बता देंगे कि हाँ मैम क्लियर दिख रहा है ना। आप ही लोग के लिए बच्चों ये मेहनत करती हूँ मैं, तो आई होप आपके लिए ये सही रहा होगा, अब दिख रहा होगा अच्छे से। चलो
तो ये ऐसे फंगस है, ठीक है, जहां पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे इनके हाइफी जो है ये एग्रीगेट कर जाते हैं। एग्रीगेट करने का मतलब है कि साथ आ जाते हैं। तो हमें पता है भाई हाइफी एग्रीगेट कर गए तो माइसीलियम ही बनने वाला है, तो एक साथ आ गए और ये कैसे बिहेव करते हैं, सिंपल यूनिट बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं जब ये इकट्ठा होकर आते हैं, जो कि एक तरह से रूट जैसा दिखता है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में बोल दिया राइजोमॉल, रूट जैसे दिखने वाले, जो कि काफी मोटे होते हैं, थिक होते हैं। उसके साथ में इनका कॉर्टेक्स काफी ज्यादा हार्ड होता है। कॉर्टेक्स मतलब होता है बच्चों जो भी प्लांट बॉडी होती है उनके जो सबसे ऊपरी सतह को इपिडर्मिस कहते हैं, उसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर आती है ना उसी को कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो कॉर्टेक्स है काफी ज्यादा मजबूत, काफी हार्ड होता है और कहाँ डेवलप करता है, डेवलप अ ग्रोइंग टिप, और इसके ऊपर एक ग्रोइंग टिप पाया जाता है, ठीक है, और समवेयर जो कि कहीं ना कहीं एक रूट टिप की तरह दिखने में होता है, रिजेंबल करना मतलब लगभग उसी की तरह देखने में ये पाया जाता है। एंड ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम राइजोमॉर्फ्स कहते हैं और मेन काम वही होगा जो रूट का है, तो कुछ अलग नहीं होने वाला है। राइजोइड्स में जो आपने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था राइजोइड्स में, एब्जॉर्प्शन का काम, वही काम राइजोमॉर्फ्स का भी, कुछ नया नहीं है। तो आई थिंक ये सबसे दोनों इजी सोमैटिक स्ट्रक्चर्स हैं। जो इसके बाद वाली साइड में है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टिपिकल है, आपके लिए नया भी है, तो वो याद करना ज्यादा जरूरी है। राइजोमॉर्फ्स जो है ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, सर्वाइव भी कर सकते हैं, झेल सकते हैं अपने आप को, ठीक है, और इनका मेन काम जो है कंडीशन एज इट्स ग्रोथ में बी रिन्यूड विद द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन। हाँ, तो ये कहने का मतलब है अनफेवरेबल कंडीशन में बनते तो हैं लेकिन वापस से ये ग्रो करना कब शुरू करते हैं, जब इनके अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन इनको मिलने लगती है। तो ये बात हो गई राइजोइड्स और राइजोमॉर्फ्स की हमारे सोमैटिक स्ट्रक्चर्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एप्रेसोरियम और हॉस्टोरियम, ठीक है, ये दोनों को एक साथ मैं नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी आगे बताऊंगे तो बड़े आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। क्या है, चलो पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा आई थिंक तब। अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पहले ये बता दो इसमें क्या 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 है। तो ये देखिए, ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन वाले, ठीक है, तो ये जो लेयर आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये ग्रीन वाली जो लेयर है, पर्पल कलर वाला नहीं, जो ग्रीन कलर का बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ये दर्शा रहा है किसे, किसी भी सबस्ट्रेटम को, मतलब जिस भी बॉडी के ऊपर जो फंगस ग्रो कर रहा है, ठीक है, जिस भी बॉडी के ऊपर फंगस ग्रो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेटम बोलते हैं। तो ये सबस्ट्रेटम है, ग्रीन कलर वाला जो सेल और टिश्यू दिख रहा है। अब इसी के ऊपर आप देख रहे हैं तो यहां से एंट्री करना शुरुआत किया है कौन, बाहर से ही देखेंगे ना, क्योंकि यहां से सेल की स्टार्टिंग है, ये सबसे ऊपरी हिस्सा है, फिर ये अंदर अंदर का हिस्सा है। जैसे मैं कहूं कि सबसे ऊपर की लेयर जो है वो इपिडर्मिस कहलाती है, सपोज करते हैं ये जो सबस्ट्रेटम है ये फंगस के लिए इस समय के लिए प्लांट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फंगस जो है वो प्लांट्स पे बहुत तेजी से अटैक करते हैं। तो सपोज करते हैं ये जो टिश्यू है प्लांट टिश्यू है, ठीक है। अब इसका सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, और नीचे के जो 2-3 लेयर दिखते हैं या एक लेयर होता है वो कॉर्टेक्स का होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ये जो फंगस है ये देखिए इसका क्या है, ये आपका इसका स्पोरेंजियम है, ठीक है, और ये हाइफी है जिसको ये कोशिश कर रहा है कि ये इस सेल के अंदर घुस पाए और यहीं से ये एंट्री भी ले रहा है। तो ये चीज आप देख रहे हैं कि ये स्पोरेंजियम है, ये हाइफी है जो कि पूरी तरह से जहां से इसको एंट्री लेनी है इस सेल के अंदर, उस उधर जाने से पहले ये ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा सा फुल गया है। और इसी सोलिन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एप्रेसोरियम कहते हैं। क्लियर है, ये भी एक तरह का स्पेशलाइज सोमैटिक स्ट्रक्चर है जो कि फंगस में देखने को मिलेगा। अब यहां से जैसे ये स्वेलिंग हुई, अब ये यहाँ स्वेलिंग करते ही ये क्या कर रहा है, होस्ट बॉडी जो भी है, जो सबस्ट्रेटम है उसके अंदर ये यहीं से घुस रहा है, और घुसने के बाद आप इधर पैटर्न देखेंगे कि ये गया 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 और वापस से इस होस्ट बॉडी के किसी एक सेल के अंदर घुस गया, ठीक है। और घुसने के बाद में अगेन ये एक ऐसा स्वॉलन सा स्ट्रक्चर, खुला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है सेल के अंदर, तब उसे हम कहते हैं हॉस्टोरियम। तो दो वर्ड आपको देखने को मिले, दो स्ट्रक्चर देखने को मिले। एक स्ट्रक्चर तब बना जब इस फंगस को इस होस्ट के अंदर घुसना था, तो जब ये स्वॉलन स्ट्रक्चर ऊपर बना तो इसे हमने एप्रेसोरियम कहा। लेकिन घुसने के बाद में जब इसने होस्ट बॉडी के सेल के अंदर घुस गया, जब ये और घुस गया तो क्यों घुस रहा है, क्योंकि वहां से न्यूट्रिशन ताकि ले पाए, तो ये जब यहाँ पे एंटर कर गया तो एंटर करने के बाद में जो स्ट्रक्चर बना एब्जॉर्प्शन के लिए, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए होस्ट बॉडी से, उसको हम कहेंगे हॉस्टोरियम। क्लियर है, अब आते हैं इनके लैंग्वेज पे, तो आई थिंक बहुत आसानी से समझ पाएगा।
तो सबसे पहले इधर आता है एप्रेसोरियम। तो ये जो एप्रेसोरियम या एप्रेसोरिया कुछ भी बोलिए, ये एक सिंपल सा फुला हुआ, देखिए लिखा हुआ है ना स्वॉलन, तो लोब्ड स्वॉलन एक म्यूसिलेज स्ट्रक्चर होता है जो कि हाइफी के पास में बनता है, मतलब फंगस की बॉडी में बनता है। जो क्या ये करने में मदद करता है, क्वेश्चन क्योंकि ये बनेगा क्या एप्रेसोरियम करता क्या है। तो बच्चों ये ना होस्ट बॉडी से फंगस को चिपकने में, एडहर करना मतलब चिपकने में मदद करता है सरफेस से होस्ट के, ठीक है। और हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन, और हाइफी को अंदर घुसने में भी मदद करता है, एंट्री लेने में मदद करता है, क्योंकि हमने देखा ना जहां पे फंगस को एंट्री लेनी थी वहीं पे ये एप्रेसोरियम बना। तो ये जो एप्रेसोरियम है इसका मेन काम है अटैचमेंट का, और अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन का, घुसने का अंदर बॉडी के। तो ये दो काम है जो कि एप्रेसोरियम करता है। और कुछ डिजीज भी कॉज करता है प्लांट्स में, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू, ये एक तरह का डिजीज है, नाम है डिजीज का, जो फंगस की वजह से प्लांट में होता है। दूसरा है रस्ट डिजीज, जो कि प्लांट्स में होता है, किसकी वजह से, फंगस की वजह से। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सोमैटिक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं हॉस्टोरियम। क्या कहते हैं, हॉस्टोरियम। तो हॉस्टोरियम कब बना बच्चों, जब एप्रेसोरियम अंदर घुस गया और घुसने के बाद में किसी एक सेल के अंदर जाके वापस से एक स्वॉलन स्ट्रक्चर बनाए, ताकि क्यों, ताकि वो न्यूट्रिशन ले पाए। तो यहाँ पे यही काम होगा कि जो हॉस्टोरियम एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हाइफी की वजह से ही बनता है, और इसका मेन काम है एब्जॉर्प्शन। तो शुरू में बता दिया कि एब्जॉर्प्शन का इसका मेन काम है, जबकि एप्रेसोरियम का दो मेन काम क्या है, पहला अटैचमेंट और दूसरा पेनिट्रेशन। तो चिपकना, चिपकने के बाद में अंदर एंट्री लेने का काम एप्रेसोरियम का है, जबकि न्यूट्रिशन खींचने का काम हॉस्टोरिया का है। याद रखिएगा ये दोनों का, क्योंकि कंफ्यूज हो सकता है, इसमें का उसमें, उसमें का इसमें हो सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑब्लिगेट पैरासाइट के हैं, जैसे यूरिडी नेल्स हैं, अलग अलग ये ऑर्डर हैं बच्चों, ठीक है। एरिसिफेल्स हैं, ठीक है, पेरोनोस्पोरेल्स हैं। तो ये सारे इनकी खासियत जो है ये अलग अलग ऑर्डर्स की होती है कि ये हॉस्टोरिया जैसा बिहेव करते हैं, मतलब जिस भी सबस्ट्रेटम पे ये फंगस ग्रो करेंगे वहां से ये न्यूट्रिशन जो है खींचते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये इंटरसेल्युलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, अलग अलग शेप में पाए जाते हैं, ज्यादातर गोल ही होते हैं, नॉब लाइक या बटन शेप के भी होते हैं, इलोंगेटेड भी होते हैं, और कई बार ब्रांच भी होते हैं। तो जैसे मैंने कई बार बताया भी है कि अगर ये हॉस्टोरिया है तो ऐसा भी गोल भी हो सकता है, कई बार ये ऐसा भी हो सकता है, कई बार ये ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग ब्रांच हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा गोल स्ट्रक्चर हो गया, कैसा भी ये एप्रेसोरियम जो है वो सॉरी हॉस्टोरियम जो है वो देखने में हो सकता है, ठीक है। काम बस याद रखना है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक। ये कुछ अलग अलग तरह के एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ताकि ये जो जिसके सेल के अंदर घुसना चाहते हैं उसके सेल वॉल को डिसॉल्व कर दें। तो सेल वॉल को घोलने के लिए ये अपनी बॉडी में से कुछ एंजाइम्स भी निकालते हैं। क्या कर रहे हैं, ताकि ये हाइड्रोलाइज कर पाए जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वो उसके प्लांट में है। और जब उनको हाइड्रोलाइज कर देगा, भाई तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद में बड़े आसानी से वो उसको ले लेगा, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है सोमैटिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे, एक हॉस्टोरिया और दूसरा एप्रेसोरिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाइफल ट्रैप्स। हाइफल मतलब हाइफी, ट्रैप्स मतलब जाल। तो हाइफल ट्रैप्स क्या है, ये एक ऐसे फंगस है, ठीक है, द प्रेडेशियस फंजाई जो है ये इनके पास एक चिपचिपे तरह के हाइफी पाए जाते हैं, या उनका एक नेटवर्क पाया जाता है, और इसी चिपचिपे हाइफल स्ट्रक्चर्स को हम हाइफल ट्रैप्स कहते हैं, क्योंकि भाई चिपचिपे हैं तो आसानी से एक जाल की तरह काम कर रहा है, जो कि किसी न किसी को कह सकते हैं, सॉरी, किसी न किसी जो भी स्ट्रक्चर है उनको ये पकड़ पाए। तो ज्यादातर ये जो हेल्प करते हैं निमेटोड्स को पकड़ने में, देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो फंगस है ये अपने हाइफी को चिपचिपा जब बना लेते हैं तो इनका मेन काम होता है कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अब एक जाल बुनते हैं उनके लिए, ताकि ये कीड़े मकोड़े उनकी बॉडी के अंदर, उनके स्टिकी हाइफी के अंदर ट्रैप हो जाएं, वहीं पर रुक जाएं, ठीक है, तो उनके जाल में फंस जाएं। तो इनमें आता है एक निमेटोड्स, ठीक है, निमेटोडा वगैरह याद रखेंगे, फाइलम पढ़े होंगे ना जूलॉजी में। पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, तो उसी में एक निमेटोड्स आते हैं, उनके अंदर आप देखेंगे तो ये निमेटोड्स को पकड़ने का काम ये स्टिकी हाइफी करते हैं। तो इनको हम कहते हैं हाइफल ट्रैप्स। नेक्स्ट और लास्ट आता है स्ट्रोमाटा। अभी से थोड़ी देर पहले भी हमने इसका जिक्र किया था, ठीक है, ये लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट है आपका सोमैटिक स्ट्रक्चर खत्म। यहाँ पे देखा ना आपने कितना सिंपल था, है ना, कोई बहुत अलग नहीं था, भले आपने पहली बार पढ़ा होगा लेकिन आसान लगा होगा, कोई बहुत टिपिकल नहीं था। स्ट्रोमाटा की बात करते हैं। अच्छा इसको जूम इन कर दिया। हम्म, हम्म।
चलो, तो स्टोमाटा जो होते हैं वो यहाँ पे कैसे होता है कि ये कॉम्पैक्ट सोमैटिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो सोमैटिक स्ट्रक्चर्स ये भी है स्टोमाटा, जो कि एक मैट्रेस की तरह, जैसे कि एक कह सकते कालीन बिछी हुई है उसकी तरह एक मैट्रेस की जैसे ये दिखने में होते हैं स्टोमाटा जो होते हैं। और फ्रक्टिफिकेशन जो है कहाँ बनते हैं, इन्हीं की बॉडी के ऊपर बनते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जनरल वाले में बता दिया था बच्चों कि जो फ्रक्टिफिकेशन है या जो स्पोरेंजियम या स्पोर बनने की जो स्ट्रक्चर्स ये बनते हैं वो ज्यादातर इन सोमैटिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही बनते हैं। तो भाई ये जो आपका स्टोमाटा है इसके ऊपर भी फ्रक्टिफिकेशन बनेंगे। यहाँ पे जो आपने इससे पहले पढ़ा जो राइजोइड्स पढ़ा, राइजोमॉर्फ्स पढ़ा, यहाँ पे भी फ्रक्टिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। बिल्कुल उसी तरह स्टोमाटा पे भी फ्रक्टिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो ये रही बात बच्चों अलग अलग सोमैटिक स्ट्रक्चर्स की, जिसमें हमने राइजोइड्स देखा, राइजोमॉर्फ्स देखा, एप्रोसोरियम देखा, हॉस्टोरियम देखा, हाइफुल ट्रैप्स देखा, और लास्ट में हमने ये आप लोग का क्या देखा, स्ट्रोमाटा देखा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये सोमैटिक स्ट्रक्चर्स कंप्लीट होते हैं। ये आपको डायग्राम क्लियर हो ही गया है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। सब देखो जनरल कैरेक्टर बता रही हूँ, बॉडी के बारे में बात हो गई, सेल कैसा है बात हो गई, सेल वॉल किसका बना है बात हो गई, सोमैटिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या बनते हैं बात हो गई। अब आते हैं कि ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, फंगस मतलब ये खाना कैसे खाते हैं, क्योंकि ये भाई ऑटोट्रॉपिक तो है नहीं, मतलब खुद से खाना तो बनाएंगे है नहीं, तो खाना किस किस माध्यम से ये अपनी बॉडी में लेते हैं। तो इसी को हम पढ़ने के लिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, कि फंगस के अंदर न्यूट्रिशन लेने का, खाना खाने का जो मोड है वो तरीका कैसा कैसा होता है, ये जान लेते हैं। तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है फंजाई में बच्चों बहुत अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कई बार ये होते हैं कि ये पैरासाइट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट्स की तरह यहाँ पे काम करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये किसी भी जो लिविंग बॉडी है, जो भी जिंदा बॉडी है उसके अंदर ही घुस जाएंगे और वहां से उसकी लिविंग बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे। तो अगर बॉडी जिंदा है और वहां से अगर न्यूट्रिशन लिया जा रहा है तब उनको हम लोग बोल लेंगे कि ऐसे इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का हुआ यहाँ पे फंगस का, पैरासिटिक हुआ, कि जहां पे ये बॉडी लिविंग बॉडी के अंदर जाके वहां से न्यूट्रिशन लिए। अब सपोज करिए कि जिस बॉडी से इनको न्यूट्रिशन चाहिए फंगस को, वो बॉडी अगर मर चुकी है, तो ऐसे में हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहेंगे, सैप्रोफिटिक कहेंगे, या ऐसे फंगस को सैप्रोफाइट्स कहेंगे। तो अगर बॉडी डेड है जहां से न्यूट्रिशन लिया तब कहेंगे ऐसे फंगस को सैप्रोफाइट्स। अगर फंगस जो है वो ऐसी बॉडी से न्यूट्रिशन लिया जो बॉडी जिंदा है तो हम कहेंगे ऐसे फंगस को पैरासाइट्स। और इसमें दो कैटेगरी और आएगी, एक है ऑब्लिगेट पैरासाइट और एक है फैकल्टेटिव। तो दो टर्म मिलेगा, एक होगा ऑब्लिगेट और एक होगा फैकल्टेटिव। ये दोनों वर्ड का मीनिंग समझ लेंगे। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है ना बच्चे ये बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्ट कैसे मामले में, स्ट्रिक्ट इस मामले में कि किस तरह से खाना ये लेंगे। अब अगर ऑब्लिगेट के आगे लिखा है पैरासाइट, मतलब कि इस तरह के फंगस पूरी तरह से खाना के लिए निर्भर किस पे होंगे, सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी पे। मतलब अगर इनको डेड बॉडी मिलेगी भी अगल बगल, अगर जैसे सपोज करते हैं फंगस ग्रो किया हुआ है, ठीक है, और अगर इनको अगल बगल एक लिविंग बॉडी देखने को मिल जाती है, ठीक है, तो वहां से न्यूट्रिशन ले लिया। लेकिन सपोज करते हैं लिविंग बॉडी नहीं मिली, तो ऐसे में अगर इनके अगल बगल एक डेड बॉडी भी रहेगी तब भी ये वहां से न्यूट्रिशन नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या हुए, ये बहुत स्ट्रिक्ट हुए, तौर तरीके में कोई बदलाव नहीं करेंगे, जिस तरह से खाना खा रहे हैं वैसे ही खाएंगे। तो अगर यहाँ पे टर्म लिखा है ऑब्लिगेट, तो ऑब्लिगेट अगर आगे लिखा हुआ है पैरासिटिक, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब स्ट्रिक्ट पैरासाइट। ऐसे फंगस, ऐसे पैरासाइट जो कि पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी से ये फंगस जो है न्यूट्रिशन लेने का काम करेंगे। डेड बॉडी रहे ना रहे उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, ये न्यूट्रिशन वहां से लेंगे ही। और अगर यही ऑब्लिगेट के आगे वर्ड लग जाता है फैकल्टेटिव, तो फैकल्टेटिव इसका उल्टा है। मतलब एक होते हैं ना जो स्ट्रिक्ट है, मतलब मिला तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, जो हमारे मन पसंद का। जैसे हमारे घर के जो छोटे होते हैं, ठीक है, भाई बहन जो भी देख लीजिए आप, वो क्या होते हैं, उनके नखरे बहुत होते हैं, उनको कुछ भी नहीं चलेगा, उनको जो चाहिए, उनका जो फेवरेट है वो मिला तो वो खाएंगे, नहीं मिला तो नहीं खाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से उन्हीं के लिए वर्ड यूज होता है कि ये जो घर के छोटे होते हैं उनके लिए वर्ड यही यूज होता है, ऑब्लिगेट, बड़े स्ट्रिक्ट है, मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे, नहीं खाएंगे, है ना। जबकि घर के बड़े कैसे होते हैं, जो मिला खा लिए,
है ना, वैसे टाइप के होते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, फैकल्टेटिव। ठीक, मतलब इनको फैकल्टेटिव के आगे अगर पैरासाइट लगा है मतलब कि ये लिविंग बॉडी मिला तो न्यूट्रिशन लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि लिविंग बॉडी इनको अगल बगल नहीं मिला, तो ऐसे में अगर अगल बगल उनको एक डेड बॉडी दिख रही है तब ये क्या करेंगे, वहां से न्यूट्रिशन ले लेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट नहीं है, तो यही वर्ड, ये दोनों ये वर्ड याद रखेंगे, एक है ऑब्लिगेट और एक है फैकल्टेटिव। अब आपको ध्यान देना है इसके आगे जो वर्ड लगा है उस तरह समझ लीजिए। जैसे अगर मैं कहूँ, सपोज करते हैं कि ऑब्लिगेट पैरासाइट ना लिख के लिखा है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, तो क्या समझेंगे, मतलब ये स्ट्रिक्टली सैप्रोफाइट है, मतलब लिविंग बॉडी मिलेगी तो न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, सिर्फ डेड बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे। और अगर फैकल्टेटिव वर्ड लिखा है मतलब समझ जाइए कि अगर फैकल्टेटिव के साथ में पैरासाइट लिखा है मतलब मिला लिविंग बॉडी तो न्यूट्रिशन, नहीं मिला लिविंग बॉडी तो डेड से न्यूट्रिशन। और अगर फैकल्टेटिव के आगे लग जाए सैप्रोफाइट, मतलब कि पहला प्रेफरेंस इनका क्या रहेगा कि डेड बॉडी से न्यूट्रिशन मिल जाए, लेकिन सपोज करो डेड बॉडी नहीं है, लिविंग बॉडी है, तो वो भी चलेगा। तो ये वर्ड फैकल्टेटिव, सैप्रोफाइट, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट के आगे जो भी वर्ड्स लग रहे हैं वो समझते रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों, सबसे पहले तो ये बात कर ली कि अगर बॉडी डेड है तो सैप्रोफाइट कहलाएंगे, और बॉडी अगर लिविंग है वहां से न्यूट्रिशन तो पैरासाइट्स कहलाएंगे। एक और कैटेगरी होती है न्यूट्रिशन लेने की, और उसे हम कहते हैं सिम्बायोन्ट्स। ये कुछ आपके लिए नया नहीं है, आपने इससे पहले भी पढ़ा है। तो सिम्बायोन्ट्स हम किन्हें कहते हैं, जहां पे एक पार्टनरशिप चलती है ना, जैसे फंगस की आप देखेंगे कि फंगस का रूट्स के साथ में चलता है, फंगस का एल्गी के साथ में पार्टनरशिप चलता है, जहां पे किसी को कोई हार्म नहीं है, दोनों पार्टनरशिप ऐसी चल रही है, आराम से पार्टनरशिप चल रही है, जहां पे सिर्फ इक्वल लेन देन का काम है, तुम हमको सपोर्ट करो, हम तुम्हें सपोर्ट करें, हम हमेशा पार्टनरशिप में रहेंगे। तो ऐसी एक तीसरी कैटेगरी भी है न्यूट्रिशन लेने की, जहां पे किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा है, ना बॉडी मर रही है ना जिंदा है, जिंदा तो रहेगी मरेगी नहीं। ठीक है, तो ऐसी कैटेगरी को हम कहेंगे सिम्बायोट्स। तो ये तीन तरीके हैं बच्चों फंगस के अंदर न्यूट्रिशन लेने के, एक है सैप्रोफिटिक, दूसरा है पैरासिटिक और तीसरा है सिम्बायोट्स। ठीक है, चलो आगे से देख लेते हैं थोड़ा सा। सैप्रोफाइट्स क्या है, फंगस जब सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहे हैं, लिविंग। ठीक है, तो ये कहाँ रह रहे हैं, देखो सैप्रोफाइट लिखा है ना, तो ये किस पे निर्भर रहेंगे, ऐसे फंगस डेड बॉडी पे। तो ये क्या दिया हुआ है कि ये हमेशा किस पे लिव करेंगे, कि मतलब ये मत समझिएगा कि होस्ट बॉडी यहाँ जिंदा है, मतलब ये कैसे जी रहे हैं। तो इनके जीने का तरीका क्या है कि जब ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेंगे। ठीक है, तो इनका जरिया क्या है कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है वहां से ये न्यूट्रिशन ले। तो ये ज्यादातर आप देखेंगे कि जो फ्रूट्स रॉटन है, मतलब सड़ रहे हैं फ्रूट्स, उन पे आपको फंगस देखने को मिलता होगा। ये कुछ नया तो नहीं है बच्चों, घर में देखा होगा कुछ चीज सड़ रही है, गल रही है, तो उसपे क्या होता है, एक फंगस देखने को मिलता है आपको। कोई दिन रखा हुआ है तो उसमें से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है, एक अजीब सी गंदी सी। तो ये सब रॉटन फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स रॉटन हो गए, या कोई लेदर है, चमड़ा है जो कि बहुत ज्यादा नमी लिए हो गया, उसमें फंगस ग्रो करना शुरू कर देता है। ब्रेड पे फंगस आसानी से लग जाता है, जैम में, जेलीज में, अचार, पिकल्स में, ये सब में फंगस बड़े आसानी से हो जाता है। तो ऐसी जगह पे जब फंगस लग रहा है तो क्या यहाँ जैम क्या लिविंग बॉडी, क्या ब्रेड लिविंग बॉडी, क्या फ्रूट और वेजिटेबल लिविंग बॉडी नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे बॉडी पे जब फंगस है तो ऐसे फंगस को हम क्या कहेंगे, सैप्रोफिटिक फंगस कहेंगे, या सिंपल भाषा में सिर्फ सैप्रोफाइट्स कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे म्यूकर है, राइजोपस है, स्पिरजाइलस है, पेनिसिलियम है, ये सब हमेशा डेड बॉडी के ऊपर ये फंगस पाए जाते हैं और वहीं से ये न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी इनमें कैटेगरी होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो नहीं कर पाते, इनकेपेबल, मतलब इनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि ये लिविंग बॉडी पे ग्रो कर पाए। तो जब लिविंग बॉडी पे ग्रो कर ही नहीं पा रहे सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी से, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ऑब्लिगेट कि या फैकल्टेटिव, क्या ऑब्लिगेट ना है, तो वही यहाँ पे भी होगा। तो सर्वाइव ओनली एज सैप्रोफ्स, तो सिर्फ डेड बॉडी के ऊपर सर्वाइवल है, तो क्या कहेंगे, ऑब्लिगेट। देखिए लिखा हुआ है, तो इनको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स कहते हैं। समझ आ गया किस तरह से आपको ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव यूज करना है। ठीक, अब आते हैं पैरासाइट्स पे। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं बच्चों, जब ये ऐसे फंगस जो कि लिविंग बॉडी को अपना होस्ट बनाकर चलते हैं, मतलब वहां से लिविंग बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे। ठीक, तो ये थोड़े हार्मफुल होते हैं और अलग अलग तरह के सीरियस डिजीज किसी भी प्लांट्स पे, जैसे एनिमल्स पे, ह्यूमन बॉडी पे भी, जैसे कई बार होता है ना गर्मी आती है तो घमौरियां हो जाती हैं, इचिंग होने लगती है,
तो ये सब क्या है, ये सब बता रहा है कि एक लिविंग बॉडी पे आके फंगस लग गया, हम जिंदा है बॉडी उस पे फंगस लग गया, प्लांट बॉडी जिंदा थी फंगस लग गया, मतलब ये फंगस कैसी कैटेगरी में है, पैरासिटिक हुए। ठीक है, तो ये हार्मफुल ज्यादा होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। जैसे प्लांट्स में देखिए रस्ट डिजीज हो गया, स्मट डिजीज हो गया, मिल्ड्यू हो गया, ब्लाइट डिजीज हो गया, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, पोटैटो आपने सुना होगा। ठीक है, रस्ट वगैरह सुना होगा, स्मट वगैरह सुना होगा। तो इसमें से जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं बच्चों, मतलब ऑब्लिगेट वर्ड यूज हो गया मतलब स्ट्रिक्ट है, तो जो स्ट्रिक्ट पैरासाइट्स होते हैं ये सिर्फ किस पे सर्वाइव करेंगे। अब देखिए स्ट्रिक्ट वर्ड यूज हो गया और स्ट्रिक्ट के आगे पैरासाइट लगा है, मतलब ये ऐसे फंगस है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी से न्यूट्रिशन, तो देखिए यही लिखा होगा विच कैन सर्वाइव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लिविंग होस्ट, जब तक होस्ट जिंदा है तभी तक ये सर्वाइव करेंगे, और अब इनको आसानी से आर्टिफिशियल मीडियम पर कल्चर नहीं किया जा सकता। आर्टिफिशियल मीडियम क्या होता है बच्चों, जैसे कि एक बंद लैब में किसी फंगस को ग्रो कराना, अगार अगार मीडियम लिया जाता है, अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएंगे है ना लैब वगैरह में। तो अगार अगार एक मीडियम होता है, सॉलिड मीडियम होता है, पहले उसको गर्म करते हैं, लिक्विड होता है, फिर जमने दिया जाता है, फिर इसके ऊपर हम ज्यादातर बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, इसको ग्रो कराते हैं। तो ऐसे जब एक बंद लैब में हम बैक्टीरिया फंगस की ग्रो कराते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कल्चर करना, उनको पैदा करना आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल मीडियम में इस तरह के जो आपके पैरासिटिक हैं पूरी तरह से फंगस, उनको ग्रो कराना आसान नहीं है। ठीक है, इसमें जैसे देखिए पक्सीनिया आ जाता है, एल्ब्यूगो है बच्चों, ये सब अलग अलग फंगस के नाम हैं जो कि पैरासिटिक हैं। ठीक है, पक्सीनिया है, एल्ब्यूगो है, ठीक है, पेरोनोस्पोरा है, ये सारे फंगस के नाम हैं। ठीक, तो ये इसमें से ऐसे भी लेकिन कुछ होते हैं जो कि एक पैरासाइट की तरह भी लिविंग लाइफ अपनी लाइफ जीते हैं, लेकिन अगर इनको एक बदला हुआ एनवायरनमेंट मिल जाता है जहां पे इनको एक लिविंग बॉडी नहीं मिलती और अगल बगल सिर्फ डेड बॉडी है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, ये अपना नेचर को स्विच कर पा रहे हैं। लिविंग बॉडी है तो ठीक ठीक, नहीं मिला तो हम डेड बॉडी से भी न्यूट्रिशन लेंगे, तो हम उन्हीं के आगे वर्ड क्या यूज करेंगे, फैकल्टेटिव। तो देखिए यही लिखा होगा कि ऐसे को हम लोग हेमी पैरासाइट्स या तो फैकल्टेटिव बोलते हैं। रुको जूम इन करके दिखा देती हूँ, ये देखो तो आगे लिखा हुआ है ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। क्लियर है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात होगी बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। आखिरी टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मतलब फंगस जो है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल तरीका क्या है इसके रिप्रोड्यूस करने का, मतलब जहां पे दो बॉडी साथ आ रही है ना रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड यूज करेंगे। और अगर यही तरीका सिर्फ एक ही सिंगल बॉडी है जिससे एक नई बॉडी बन रही है तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो क्या तैयार हो जाएगी, एक लाइफ साइकिल। तो इसी ये दो टॉपिक को समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक फंगस अपनी लाइफ साइकिल किस तरह से जीता है। ठीक, चलो फटाफट इसको देख लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है। यहाँ आपने समझ लिया इतनी चीजें तो समझ लीजिए आपने फंगस के बारे में सारा ऑलमोस्ट जनरल कैरेक्टर समझ लिया। चलो आ जाओ देख लो क्या होता है इसमें। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों की दो कंपैटिबल मतलब कि जो योग्य है एक साथ आने के, इस तरह के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में बच्चों तो ऐसा तो होता नहीं है कि आपको देखने को मिले कि जैसे कि मैं कहूँ कि दो तरह का हाइफी है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि एक मेल हाइफी हो एक फीमेल हो, क्योंकि मेल और फीमेल का जो मेटिंग है उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट ये सिंस फंगस की बात है तो फंगस में इतना एडवांस लेवल नहीं होता कि एक मेल हो एक फीमेल हो, इतना समझ में नहीं आता। बट ये होता है कि जैसे कि मैं कहूँ एक हाइफी है, इस हाइफी पे आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, तो इसके बगल वाला या आसपास में अगर कोई हाइफी है जिसपे नेगेटिव चार्ज है तो इससे हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये दोनों ऑपोजिट है, इनमें से एक मेल की तरह बिहेव कर रहा है एक फीमेल की तरह। ठीक, तो अब इन दोनों का फ्यूजन होगा साथ में। अब जब दो अलग अलग स्ट्रेन्स है, इनको स्ट्रेन कहते हैं क्योंकि एक पे चार्ज पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है, तो इसको हम लोग स्ट्रेन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन्स। तो सपोज करते हैं दो ऑपोजिट स्ट्रेन के हाइफी है और वो साथ में आ गए, उनका फ्यूजन हो गया, तब इसी तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो वही यहाँ पे भी होगा कि दो अलग अलग तरह के हाइफी होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इनका फ्यूजन होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर ये मैं कहूँ कि ये दो हाइफी हैं जिनको फ्यूज करना है, तो फ्यूजन में सबसे पहले फ्यूज क्या करता है, सबसे पहले फ्यूज होता है बच्चों यहाँ पे किसी भी सेल का साइटोप्लाज्म। अगर मैं दो सेल को साथ ला रही हूँ और दोनों सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक, तो सबसे पहले जब टच में आएगा तो टच में क्या आएगा, पहले न्यूक्लियस आएगा कि पहले वॉल आएगा या साइटोप्लाज्म आएगा, पहले साइटोप्लाज्म आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमने बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फंगस की बॉडी में 3 स्टेज में बांट दिया है। क्या है ये 3 स्टेज, पहला होता है प्लाज्मोगैमी, दूसरा होगा कैरियोगैमी
और तीसरा होगा मियोसिस। इस 3 स्टेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर बटा हुआ है। तो इसमें अगर देखिए तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक, साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों, सेल के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड जिसके अंदर न्यूक्लियस है या बाकी जितने ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ईआर, गोल्गी बॉडी, ये सब के सब तैर रहे हैं, समझना ऐसा है आपको। तो इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो भाई जब भी दो, अगर मैं कहूँ 2 हाइफी भी साथ में आ रहे हैं तो सबसे पहले इनका क्या फ्यूज करेगा, सबसे पहले साथ में कौन आएगा, इनका साइटोप्लाज्म साथ आएगा। तो और फ्यूजन के लिए बच्चों एक टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है, क्या ये टर्म, गैमी, याद रखिएगा गैमी। गैमी का मतलब आम शब्दों में फ्यूजन होता है। तो अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले फ्यूजन किसका होगा, साइटोप्लाज्म हुआ होगा, तो साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम कहते हैं बच्चों कैरियोगैमी। अगर यही यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि भाई एक बार में जब ये दोनों सेल साथ आ गए तो साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, एक रिजल्टेंट सपोज करिए इन दोनों सेल्स के जब मिले तो इनसे एक जो नया सेल बना उनमें दोनों सेल का जो साइटोप्लाज्म था वो मिक्स हो गया, लेकिन दोनों साइटोप्लाज्म मिक्स हो तो हुआ, लेकिन न्यूक्लियस जो था वो भी मिक्स नहीं हुआ है, फ्यूज नहीं हुआ है, न्यूक्लियस 2 ही है। तो अब दूसरे स्टेज में क्या होगा कि ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज करने का मतलब साथ आ जाएंगे। तो दूसरे स्टेज को इसीलिए कहा गया है कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब बच्चों न्यूक्लियस होता है और गैमी का मतलब फ्यूजन होता है। तो पहले स्टेज में साइटोप्लाज्म फ्यूज किया और दूसरे स्टेज में न्यूक्लियस फ्यूज किया। अब तीसरे और आखिरी स्टेज में मियोसिस होगा, और मियोसिस आप सब जानते हैं एक तरह का डिवीजन होता है। भाई जब दोनों फ्यूज कर गए तो एक डाइप्लॉइड सेल बनेगा ना, एक 2n सेल बनेगा, तो उसको वापस से एक सही सेट में लाने के लिए हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम, क्या होगा भी बताऊंगी मैं। तो प्लाज्मोगैमी यही है, ये पहली स्टेज है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंगस का उसको कितने स्टेज में बांटा गया, तो याद रखिएगा 3। अगर पूछ दिया क्या तो याद रखिएगा पहले प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर मियोसिस। कोई सवाल ही नहीं उठता, कई बार बच्चे होते कैरियोगैमी पहले बोलते तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सबसे पहले तो सेल जब कांटेक्ट में आएगा तो साइटोप्लाज्म ही है जो फ्यूज करेगा, उसके बाद ही न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। तो इधर भी यही होता है। तो फ्यूजन जब दो अलग अलग यहाँ पे एक ही तरह के न्यूक्लियस का होगा तब हम उसको हम कैरियोगैमी कहेंगे। पहले स्टेज देख लीजिए, प्रोटोप्लास्ट का साथ आना। प्रोटोप्लास्ट मतलब बच्चों ऐसा सेल जो कि सेल वॉल के बिना है। तो यहाँ पे ये देखिए कि यूनियन जो है प्रोटोप्लास्ट का जब होता है, जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो इससे 2 अलग अलग कंपैटिबल न्यूक्लियाई साथ आते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। ठीक, दूसरी स्टेज आती है कैरियोगैमी, जहां पे दोनों न्यूक्लियाई जो साथ आए हैं अब ये फ्यूज करते हैं, तो इनके फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं कि कैरियोगैमी। और इनसे बनता क्या, एक डाइप्लॉइड न्यूक्लियस, क्योंकि एक न्यूक्लियस के अंदर बच्चों n नंबर का क्रोमोसोम है, दूसरे न्यूक्लियस के अंदर भी n नंबर का क्रोमोसोम है। तो अब दोनों न्यूक्लियस जब फ्यूज कर जाएगा, कैरियोगैमी हो जाएगी, तो ये n+n/2n होता है ना, और 2n वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाइप्लॉइड कहते हैं। तो वही यहाँ पे भी होगा, ये हो गया फ्यूजन इनका। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज हो रही है कि ये यहाँ पे इसके बाद इनका फ्यूजन हो जा रहा है, कैरियोगैमी के बाद यहाँ पे कैरियोगैमी हो जा रही है प्लाज्मोगैमी के बाद, तो वही यहाँ हो रहा है। ठीक है, लेकिन हायर फंजाई में जो फ्यूजन है बच्चों, अच्छा इसमें एक कंडीशन और है कि कई बार ऐसा होता है कि साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया बट न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता है, कुछ हायर फंजाई में ऐसा होता है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों डाई कैरियन स्टेज। डाई मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो जब 2 न्यूक्लियस रह जाए एक ही साइटोप्लाज्म में तो उसको हम डाई कैरियन स्टेज कहते हैं। कई बार ये पूछता है कि डाई कैरियन क्या होता है, तो ये वो स्टेज होती है बच्चों जिसमें साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है बट न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज नहीं करता। तो ये एक बीच की स्टेज देखने को मिलती है, और इसी स्टेज को मतलब कह लो इस वाले स्टेज को हम कहते हैं डाई कैरियन स्टेज। और इन दोनों का जब फ्यूजन हो जाएगा तब इस वाले स्टेज को हम कहते हैं कि हाँ कैरियोगैमी यहाँ कंप्लीट हो गई। ठीक, तो यही दिया है कि कुछ हायर फंजाई में जो फ्यूजन है ये डिले हो जाता है, ये थोड़ा आगे टल जाता है, और न्यूक्लियाई साथ तो रहते हैं लेकिन फ्यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे पेयर ऑफ न्यूक्लियाई को क्या बोला मैंने अभी, डाइकैरियन कहते हैं। ठीक, याद रखेंगे। और इस फेज को हम डाइकैरियोटिक फेज कहते हैं, मतलब इस स्टेज को हम डाइकैरियोटिक फेज या स्टेज कहेंगे। क्लियर है। अब ये दोनों स्टेज हो गई जहां पे साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, फिर न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया। अब क्या होगा, अब होगा बच्चों मियोसिस। क्यों होगा देख लो। ठीक, तो जब भी यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, फ्यूजन हो, सॉरी डिवीजन बोल रही हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। देखो 2 वर्ड होता है बच्चों, एक होता है गैमी, एक होता है काइनेसिस। गैमी का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड बायोलॉजी में, गैमी का मतलब भी बता दिया फ्यूजन होता है,
बिल्कुल उसी तरह काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, तो दोनों याद रखेंगे। अगर आप कैरियोकाइनेसिस बोल दिए इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, लेकिन अगर कैरियोगैमी बोल रहे हैं तो याद रखिए कि न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया। याद रखना ये चीज है। तो जब न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम को हाफ होने की जरूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने देखा था कि ओरिजिनल 2 हाइफी थे, दोनों में एन क्रोमोसोम था। जब साथ में आए तो इससे क्या हुआ, ये दोनों सपोज करिए दोनों हाइफी अलग अलग स्ट्रेन के थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों साथ आए। अब इनसे जो नया हाइफी बनेगा इसमें तो 2n हो गया ना क्रोमोसोम, तो पेरेंट्स में तो nn था, और जो जो नया ऑफस्प्रिंग बना या जो नया बॉडी बना उसमें तो 2n क्रोमोसोम हो गया। तो ऐसे देखा जाएगा तो हर एक नए जनरेशन में तो क्रोमोसोम नंबर तो दुगना होता जाएगा। तो क्या ये सही है? नहीं सही है। इसीलिए ये स्टेज आते ही तुरंत यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है क्रोमोसोम का, और इस तरह के डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस, जहां पे क्रोमोसोम हो जाता है हाफ, ताकि वापस से पेरेंट्स में जितना क्रोमोसोम था उतना ही नए बने सेल में भी क्रोमोसोम रह जाए। तो ये चीज इधर होती है। ये अलग अलग हाइफीज के स्ट्रैंड्स हैं जिनमें आपने उनका रिडक्शन हुआ तो 2 से 2 कट गया, वापस से ये एन हो गया। ठीक, ये इसीलिए होता है मियोसिस, ताकि क्रोमोसोम नंबर को हाफ किया जा सके। तो गैमेट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये देखने में या अंदर से अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, और ऐसे प्लस और माइनस स्ट्रेन्स के भी पाए जा सकते हैं। जब दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो हैं ये एक ही माइसीलियम पे पाए जाए, तब हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं मोनोइशियस, या इनको बोलते हैं होमोथैलिक। थैलिक मतलब, थैलस मतलब बॉडी, बॉडी पे जब होमो मतलब एक ही बॉडी पे जब दोनों ऑर्गन्स सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाए तो हम होमोथैलिक कहते हैं। और जब अलग अलग थैलस पर अलग अलग बॉडी पाए जाए, एक में मेल एक में फीमेल, तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं हेटेरोथैलिक, क्योंकि हेटेरो मतलब अलग अलग, होमो मतलब सेम सेम, तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे हेटेरोथैलिक। तो बच्चों ये सब मैं इसलिए बताती हूँ, छोटे छोटे टर्म कोई बताता नहीं है जल्दी, ये इसलिए बताती हूँ ताकि अगर क्वेश्चन पूछ दे व्हाट इज होमोथैलिक तो आपको पता हो, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। कुछ आपका क्वेश्चन ऐसे होंगे एग्जाम में जो आपका सिर्फ बेसिक टेस्ट करेंगे कि आपको बेसिक कुछ पता है या नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इस लेवल के होंगे, तो आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये बात होगी बच्चों की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फंगस की बॉडी में कैसे होता है। अब आखिरी आता है बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या जरिए हैं? तो बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कई जरिए से हो सकता है, आपने पढ़ा ही है कई बार लोअर क्लास में कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि जो मेन बॉडी है वो टूटे और टूट कर एक नई बॉडी बना ले। तो ऐसे हम लोग इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि अगर जब 2 बॉडी साथ आई नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, तो जब 2 बॉडी साथ आती है तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, जबकि लेकिन एक ही बॉडी टूट कर नया बॉडी बना रही है तब हम उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का जरिया अलग अलग है, जैसे फ्रैगमेंटेशन है, फिजन है, बडिंग है, स्क्लेरोशिया भी बनता है, राइजोमॉर्फ्स भी बनते हैं। ठीक, तो ये अलग अलग तरीके, देखिए ये दोनों आपने अभी पढ़ा है, स्क्लेरोशिया हो गया, राइजोमॉर्फ हो गया, सब क्या है, सोमैटिक स्ट्रक्चर है। ठीक, इनसे भी नई बॉडी बनती है असेक्सुअल तरीके से। ठीक, इसके अलावा ये बडिंग, फ्रिजन, फ्रैगमेंटेशन तो अपने लोअर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है बच्चों की हाइफी जैसे होगी फंगस की, वो टूटकर अलग हो जाएगी। तो ये देखिए हाइफी ब्रेक कर जाता है छोटे छोटे टुकड़े में, और हर एक टुकड़ा जो है ये टुकड़े में कैसे बटेगा, सपोज करिए कोई तेज हवा चल गई या एनवायरमेंट इनके लिए सही नहीं रहा तो इनकी बॉडी टूट गई। अब टूटने के बाद में क्या होगा, हाइफी है इनकी मेन बॉडी, अब ये हाइफी टूट गई तो टूटने के बाद में हर एक बॉडी क्षमता इतनी रखती है कि वो एक नई बॉडी वापस बना लेगी। तो सूटेबल कंडीशन मिलने में ये आगे जर्मिनेट करके जब वापस से क्या कर लेगा, एक नया माइसीलियम या एक नई ग्रुप ऑफ हाइफी को बना देगा, तो इसको हम फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। दूसरा है फिजन। तो फिजन का मतलब होता है बटना बॉडी का, टूटना बॉडी का 2 हिस्से में। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्स जो है स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं, और 2 अलग अलग डॉटर सेल्स या 2 नए सेल बन जाते हैं। तो नए सेल बनने का मतलब है डॉटर सेल बन जाना, वो डॉटर सेल्स बन जाते हैं और ये सेल वॉल फॉर्मेशन के साथ में आगे कंप्लीट होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि ये प्रॉपर एक सेल है, ठीक है, ये सपोज करिए बीच में से सिकुड़ना शुरू किया, जिससे वापस से 2 सेल बन गया। तो 2 सेल तभी ना पता चलेगा जब सेल वॉल अच्छी तरह से नए सेल में बन जाए, तो यही चीज होती है। तो जब बॉडी, एक ही बॉडी टूट कर 2 हिस्से में बट जाए तो इसको हम फिजन कहते हैं। वही यहाँ पे अगर मैं कहूँ पूरी बॉडी है, इसके 2 हिस्से बन गए, या हाइफी है, इसका हर एक हिस्सा अलग अलग हो गया और हर हाइफी एक नई बॉडी बना ले, तब हम उसको हम क्या कहेंगे, फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। तीसरा है बडिंग।
तो इस मेथड में क्या होता है, एक छोटा सा कली जैसा या बड जैसा रूप बनता है पेरेंट बॉडी में, जो कि धीरे धीरे साइज में बड़ा होता है। और जब ये पूरी तरह से साइज में बड़ा हो जाएगा तो ये बॉडी में से, मेन पेरेंट की बॉडी में से टूटकर अलग हो जाएगा और ये एक नए पेरेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक न्यूक्लियस और फिर आगे चल के सेपरेट करेगा पेरेंट सेल से और एक नया इंडिविजुअल बना लेगा। जैसे ईस्ट हो गया, तो ईस्ट आप सब जानते हैं ना बच्चों, ईस्ट क्या है, सैकेरोमाइसिस सर्विसिया, बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा फंगस है जो बडिंग के तरीके से भी रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल तरीके में, फिजन्स के तरीके से भी होता है, और फ्रेगमेंटेशन वगैरह भी देखने को कुछ अलग अलग फंगस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद दो और स्ट्रक्चर है बच्चों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक है बच्चों यहाँ पे स्क्लेरोशियम। तो स्क्लेरोशिया आप पढ़ चुके हैं, सोमैटिक स्ट्रक्चर है। तो ये पेनिट्रेटिंग बॉडीज हैं, घुसने लायक बॉडीज हैं, ठीक है, जो कि कहाँ बनती है, एक कॉम्पैक्ट बॉडी पे या थैलस बॉडी पे फंगस के देखने को मिलती है। हाइफी पे कॉम्पैक्ट इंटरवोवन या एक दूसरे में उलझे हुए हाइफी जो होते हैं उनके ऊपर ये स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि घुस जाते हैं अंदर बॉडी में, होस्ट बॉडी के अंदर, और वहां जाके रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअल तरीके से, मतलब नई बॉडी अपनी तरह की वहां बनाने लगते हैं। तो स्क्लेरोशिया की मदद से कुछ फंगस रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे क्लैविसेप्स है और स्क्लेरोटीनिया है। ठीक है, ये है। अब है राइजोमॉर्फ्स। राइजोमॉर्फ्स क्या था बच्चों, रूट जैसे दिखने लायक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे ये जो रूट लाइक इलोंगेटेड माइसीलियल स्ट्रैंड है, ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई। ये क्या करते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला तो ये आराम से रहेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, लेकिन जहां फेवरेबल कंडीशन मिला तो वापस एक नई बॉडी बना लेते हैं। तो बस यही डिफरेंस है, ठीक है, राइजोमॉर्फ्स में, कि बॉडी फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो बस वैसे ही रहेंगे, फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो नई बॉडी बना लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया कि कैसे कैसे फंगस अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। इसी को हम कंबाइन कर देते हैं तो तैयार क्या हो जाता है, एक लाइफ साइकिल, फंगस की एक लाइफ साइकिल तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हायर प्लांट्स में देखा जाए तो साइकिल है यहाँ पे, ठीक है, तो साइकिल दो चलेगी, एक हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड, ठीक है, जो कि पूरी तरह से एक हायर प्लांट में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट को दर्शाता है। जो यूनिट थर्ड मेरा अच्छे से पढ़े होंगे उसमें आपने देखा होगा बच्चों, मैंने एक किसी लेक्चर में इनके बारे में काफी डिटेल में बताया था कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट होता क्या है प्लांट्स में। तो अगर नहीं पढ़े तो एक बार जाके देख लीजिएगा, यूनिट थर्ड में मैंने पढ़ाया है। ठीक, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए हाई फंगस को प्लांट से थोड़ा थोड़ा कंपेयर करके बता रहा है। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि जैसे प्लांट्स की लाइफ साइकिल में दो स्टेज होती है, एक स्पोरोफाइट एक गैमेटोफाइट, उनकी लाइफ साइकिल भी ऐसे चलती है, बिल्कुल उसी तरह फंगस की भी जो पूरी लाइफ साइकिल चलती है, इसमें दो स्टेज आते हैं, एक हैप्लॉइड स्टेज होती है और दूसरी डाइप्लॉइड स्टेज होती है। ये अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज्यादातर फंगस में ये पाया जाता है कि जो डाइप्लॉइड फेज है ये तब शुरू होता है जब कैरियोगैमी होता है, और हम सब जान चुके बच्चों कि जब न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, N+N होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये 2N कंडीशन ही बनेगा, और इसी को हम डाइप्लॉइड स्टेज कहते हैं। तो ये जो डाइप्लॉइड स्टेज देखने को मिलती है फंगस की लाइफ साइकिल में, वो तभी शुरुआत होती है जब कैरियोगैमी हो जाता है। ठीक है, और ये छोटा सा पोर्शन किसी भी लाइफ साइकिल के फंगस की बॉडी में पाई जाती है। तो मतलब ये जो डाइप्लॉइड स्टेज है ये बहुत कम समय के लिए पूरे फंगस की लाइफ साइकिल में देखने को मिलेगा। मतलब ज्यादातर जो स्टेज है लाइफ साइकिल में फंगस के वो हैप्लॉइड है। तो सबसे डोमिनेंट, प्री डोमिनेंट, मतलब सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर जो देखने को मिलते हैं वो हैप्लॉइड फेज ही है जो देखने को मिलेगा। तो सबसे छोटे कह सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर्स है ना बहुत छोटे होते हैं, इनको आसानी से आप देख नहीं सकते जब तक आप एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल ना करें। तो ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू आप इनकी लाइफ साइकिल बड़े आसानी से समझ जाएंगे। अब जैसे इधर देखिए दो हिस्से में बांटा गया, ठीक है, एक इधर साइकिल चल रही है इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, एक इधर साइकिल चल रही है जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसमें देखिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो भाई तीन ही स्टेज होगी, पहली प्लाज्मोगैमी, दूसरी कैरियोगैमी और तीसरा मियोसिस। तो देखिए इधर हो रहा है सबसे पहला स्टेज प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन किसका हो रहा है, साइटोप्लाज्म का। फ्यूजन होते ही हेटेरोकैरियोन स्टेज देखने को मिल रहा है। जैसे सपोज करिए दो अलग अलग कैरियो न्यूक्लियस है, कैरियो है मतलब न्यूक्लियस है जो कि साथ में है बट फ्यूज नहीं हुआ है, तो डाइकैरियोन स्टेज या हेटेरोकैरियोन स्टेज देखने को आपको मिलेगी। उसके बाद में अगर कैरियोगैमी तुरंत हो गया तो यहाँ से क्या शुरुआत हुआ है, 2N स्टेज, N+N फ्यूज हो गया, तो प्लाज्मोगैमी हो गया, फिर कैरियोगैमी हो गया। अब क्या होगा, अब जो जाइगोट बनेगा उसमें क्या चलेगा, अब मियोसिस होगा, रिडक्शन होगा क्रोमोसोम का, और फिर यहीं से क्या शुरुआत हो जाएगी बनने की, यहीं से ढेर सारे स्पोर्स बनेंगे। अब हर एक स्पोर क्या करेगा, एक नई बॉडी को, फंगस की बॉडी को जन्म देगा, मतलब नया माइसीलियम बनाएगा,
और इस तरह से ये साइकिल हमेशा फंगस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चलती रहेगी। तो ये इतने हिस्से में आपको देख लिया आपने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब इतने हिस्से में छोटी सी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी चलता है, तो ऑब्वियस सी बात है माइसीलियम की बॉडी में, मतलब जो मेन फंगस की बॉडी है उसी में चलेगा। तो उसी में आप देखेंगे कि ये स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अब यही से स्पोर्स बने और स्पोर्स जर्मिनेट किया, मतलब ये बॉडी अब धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हो रही है, वापस से माइसीलियम बना लिया, है ना। तो इस तरह से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जरिया क्या क्या होगा? जरिया होगा फ्रेगमेंटेशन, जरिया होगा फिजन, जरिया होगा बडिंग, और क्या पढ़ा आपने? स्क्लेरोशियम के थ्रू भी, ठीक है। ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ये सिर्फ 3 स्टेज है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मेयोसिस। तो बच्चों यही पूरी लाइफ साइकिल है किसी भी फंगस की। इसमें देखिए 3 एरो है बच्चों, यहाँ पे जो पर्पल वाली एरो है ये हैप्लॉइड स्टेज को दर्शाती है, जो हेट्रोकैरियन स्टेज है वो तो सिर्फ ये 2 जगह है, तो ये आपको ब्लू कलर से एरो से दिखाया गया है, और जो डाइप्लॉइड स्टेज है वो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। तो ऑरेंज स्टेज वाली देखिए आपको सिर्फ इधर देखने को मिल रहा है, तो देख रहे हैं डाइप्लॉइड स्टेज इनमें डोमिनेंट नहीं होता। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फंगस की लाइफ साइकिल में डोमिनेंट स्टेज कौन सी है, डाइप्लॉइड की हैप्लॉइड? तो आपको याद रखना है हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है, लेकिन डाइप्लॉइड स्टेज भी देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा कैरियोगैमी होने के जस्ट बाद में, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आज का ये जनरल डिस्क्रिप्शन फंगस के बारे में कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने काफी कंप्रेस करके बट सारी चीजें बताने की कोशिश की इस पहले क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देंगे, बट जाते जाते जिन भी बच्चे ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट है कि वो घर बैठे बैठे हमारा ये ऑनलाइन कोर्स जो रन करता है अलग अलग कोर्सेज के लिए, जैसे बीएससी मैथ्स है, बीएससी बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर बीकॉम है, ये कोर्सेज अगर आप इन कोर्सेज के बच्चे हैं, आप अभी इनरोल किए हैं, तो आप अगर चाहते हैं हमारे थ्रू ये बैच को ज्वाइन करना, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं बच्चों, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। रही बात कि आपको हमारे इस कोर्स में मिलेगा क्या क्या, तो कोर्स के फीचर्स में देखिए आपको हमारे जो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप पे जा रहे हैं उस तरह से रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, बट यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स नहीं है, और भी लेक्चर्स हैं जो कि हम लोग ऐप पे अपने डालते हैं। ये जो ऐप है हमारा ऐप का नाम है डीएनएस एजुकेयर ऐप, जो कि इजीली आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। फीचर्स की बात करें तो आपको डाउट सेशंस भी, लाइव डाउट सेशन मिलते रहेंगे जिसमें आपके क्रिएटिव डाउट्स जो भी रहते हैं वो क्लियर करते रहेंगे आप लोग का हम लोग, और नोट्स पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे जो हम पर्सनली तैयार करते हैं। आपको कोर्स हम इसको जो भी आपके कॉलेजेस में आप एनरोल किए हैं उससे पहले गारंटी है कि हम आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। उसके साथ हम लोग यहाँ पे आपका जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व कराते हैं ताकि आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सके। मॉडल सैम्पल पेपर आपको कराए जाते हैं और टाइम टू टाइम हमारे थ्रू स्पेशल गाइडेंस आपको मिलती रहती है। ये सारा कोर्स सिर्फ और सिर्फ बच्चों बहुत मिनिमम प्राइस में है, 1199 में आपको पूरा कोर्स हमारा मिल जाएगा, ठीक। ये वन टाइम पेमेंट फीस है, एक बार आपको इतनी फीस देनी है और आप पूरे इस एक सेमेस्टर की फीस यही इतनी है। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ये क्या 2 महीने की फीस है, जी नहीं, पूरे 6 मंथ्स का कोर्स जो सेमेस्टर का एक कोर्स होता है फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में जिसमें भी आप एनरोल करना चाहते हैं उसके लिए आप लोग यही फीस एक बार में पे करनी है। जो कोर्स की ड्यूरेशन की बात है तो 5 महीने के अंदर अंदर हम लोग ये कोर्स कंप्लीट करा देंगे, बट कोर्स की वैलिडिटी की बात करें मतलब अब तक ये कोर्स कब तक रहेगा आपके पास पर्सनली, तो पूरे 1 साल के लिए कोर्स वैलिड है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अगर कुछ नया जानना है या अच्छे लगे वीडियोस तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फंगस हमने अभी स्टार्ट किया यूनिट 4, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए तैयार रहेगा बच्चों, थैंक यू।